नमस्ते, मैं गणेश देवरुकर आप सभी का मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं कि हमें जिस तरह से मलखाम के मार्क्स के बारे में दो डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग विषय लेके जो 10 मार्क्स खिलाड़ी को मिलते हैं। हमने एजुकेशन से शुरुआत की, फिर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पे बात किया, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पे हमारा एक अच्छा सेशन हुआ, और आज हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं वो है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी के लिए खिलाड़ी को मिलते हैं 0.20। तो सोचते हैं कभी कभी लोग कि 0.20 के लिए अलग सत्र क्यों, अलग सेशन क्यों? क्योंकि मलखाम का विकास ही ओरिजिनलिटी पे है। अगर नए नए एलिमेंट्स अगर हमारे मलखाम में आएंगे तभी ही मलखाम का विकास होने वाला है। तो हमें लगा कि ओरिजिनलिटी के लिए हम लोग एक अलग ही सत्र रखेंगे, और जिस तरह से हम लोग सत्र में हमारे गेस्ट लोग बुलाते हैं उसी तरह से गेस्ट आज भी हमारे साथ जुड़े हैं। जज रहेंगे, एक कोच रहेगा और एक खिलाड़ी रहेगा। तो जज के पद पे बैठे हैं आज हमारे जो गेस्ट है सुहास लोहार सर, जो पिछले बार भी हमारे मलखाम के सत्र में आए थे एज एक्स चैंपियन के रूप में, और उन्होंने भी अच्छे से अपना अनुभव बताया। तो खिलाड़ी करके उन्होंने बहुत अच्छा मलखाम के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, लेकिन एज ए जज करके भी उन्होंने बहुत साल मलखाम फील्ड से जुड़े हैं। महाराष्ट्र के टेक्निकल टीम में उन्होंने काम किया, तो उन्होंने बहुत ही नजदीक से ओरिजिनलिटी के ऊपर काम किए हुए अनुभवी जज है। सुहास लोहार सर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। धन्यवाद गणेश जी। वेलकम सर। अभी आपसे बात होगी और तभी हम लोग हमारा जो आज का विषय है उसके ऊपर हमारा डिटेल में डिस्कशन होगा। धन्यवाद सुहास सर। इसके बाद हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो कोच करके काम करते हैं पिछले 5-6 साल से, 5 या 6 साल, ये नंबर अगर आपको शायद कम लगता होगा, लेकिन फिर भी इसने इस 5-6 साल में जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ी बनाया है, एक नेशनल खिलाड़ी बनाने में बहुत साल लगते हैं, और ऋतुराज ने बहुत ही अच्छे से नेशनल खिलाड़ी बनाया। ये साल भी उज्जैन नेशनल में उसके 3 खिलाड़ी थे। तो ऋतुराज शिरोडकर जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है ऋतुराज, मौका दिया यहाँ पे आने के अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने यहाँ पे आने के लिए जो मौका दिया, मलखाम कट्टा भी एक बहुत बड़ा स्थान बन गया है। यहाँ पे मेरे व्यायामशाला के जो लड़के लोग हैं, उन लड़के लोगों को भी मैं ये लिंक सबको फॉरवर्ड करता हूँ, और ये लिंक के वजह से मतलब उनको एक्स्ट्रा नॉलेज ये लिंक के वजह से आने लग गया है, और इसमें अभी मुझे भी आपने शामिल किया, इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू सर। जुड़े रहो ऋतुराज, आपसे बात करने में मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है, और ये मलखाम की जो नई पीढ़ी है आपसे भी बहुत सारी चीज सीखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए। अगला खिलाड़ी करके, खिलाड़ी के रूप में हमारे साथ जो जुड़ा है आदित्य कुदरिया, जो उत्तर प्रदेश से है, और उसको बुलाने का मेरा सच्ची मकसद ये है क्योंकि मैंने ये साल मैं उज्जैन में गया था और मैंने इसका परफॉर्मेंस देखा था, और मैं बहुत ही प्रभावी हो गया था इसका परफॉर्मेंस देख के। आदित्य जी, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज अ प्लेयर मुझे सिलेक्ट किया है मलखाम कट्टा के लिए। मैं बहुत लकी हूँ, एंड मैं हमेशा से यही चाहता था कि मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले। ये ही काम है मलखाम कट्टा का कि नए नए उभरते ही सितारों को, नए नए कोच को यहाँ पे लेके आके बातचीत करके आपका अनुभव मलखाम के खिलाड़ियों और प्रेमी के साथ शेयर करना। यही तो मलखाम कट्टा का मेन मोटो है कि मलखाम का विकास, आने वाले पीढ़ी को मार्गदर्शन, यही करते आ रहे हैं। और ऋतुराज ने भी बताया कि हमारे जो नई खिलाड़ी है वो देखते हैं मलखाम कट्टा का सेशन, और उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज, जानकारी मिल रही है, क्योंकि सुहास सर जैसे बहुत सारे ऐसे अनुभवी लोग आके बात करते हैं। तो आप यहाँ पे आए और बातचीत होगी आपसे अच्छे से, और अच्छा लगेगा डिस्कस करने के लिए। अभी हमारे विषय के ऊपर हम लोग आते हैं। हमारा आज का विषय है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी के मार्क्स बहुत ही कम खिलाड़ी को मिलते हैं, हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, बहुत ही कठिन विषय है, इजीली अचीव होने वाला नहीं है। उसके लिए मार्क्स 0.20 है, उसका फर्क बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी ही मैं जानता हूं कि अच्छे खिलाड़ी ही ओरिजिनलिटी कर पाते हैं या करते हैं। तो बहुत ही टफ कंपटीशन के वक्त ये ओरिजिनलिटी के मार्क्स 0.20 बहुत ही मायने रखते हैं रैंकिंग के लिए। तो सुहास सर, आपके पास पहले आता हूं कि ओरिजिनलिटी, नए एलिमेंट, ये सब बच्चे लोग सुनते हैं, देखते हैं, एक्चुअली ओरिजिनलिटी मतलब क्या, उसका मतलब आप एज ए जज कैसे रखोगे? मतलब यह है कि जो एलिमेंट क्या नहीं है, नया एलिमेंट है, और उसकी वैल्यू बी या सी लेवल पे जानी चाहिए।
ए लेवल का अगर होगा, सिंपल कुछ होगा तो उसको ओरिजिनलिटी पे पकड़ा नहीं जाता। अगर बी या सी लेवल का होगा और पहले किसी ने कभी भी किया नहीं है तो उसको ओरिजिनलिटी कहा जाता। बीच में आपका थोड़ा सा नेटवर्क गया था सर, लेकिन आपका यह बोलना है कि नए एलिमेंट जो है जो कभी किसी ने किए नहीं है और मलखाम के लिए जो नए है, लेकिन उसका थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में सी लेवल का अगर वो एलिमेंट है तो ओरिजिनल में पकड़ना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। सही है सर? सही है, सही है। ऋतुराज के पास आते हैं। ऋतुराज कोच है, वो खिलाड़ियों के एलिमेंट्स बिठाता है। तो ऋतुराज जी, आपके नजरिए से या आपके दिमाग में क्या कंसेप्ट है एज ओरिजिनलिटी एलिमेंट बारे में? सर, एज पर माय नॉलेज, म्हणजे मेरे थिंकिंग के अनुसार मुझे ऐसा लगता है ओरिजिनलिटी जो एलिमेंट्स है वो ओरिजिनलिटी एलिमेंट ए ग्रुप, बी ग्रुप या सी ग्रुप इनसे थोड़ा हटके होना चाहिए। मतलब वो एलिमेंट हमारा जो अभी मलखाम के जो प्लेयर्स है इसमें से वो एलिमेंट जब भी अगर मैंने वो परफॉर्म किया ओरिजिनल एलिमेंट, तो मेरे पीछे वाले जो लड़के लोग हैं वो लोग को वो एलिमेंट करने के लिए 1 से 2 साल लगने चाहिए। इतना हैवी एलिमेंट होना चाहिए वो। अगर ऐसा एलिमेंट कोई करता रहेगा तो ही उस एलिमेंट को ओरिजिनलिटी मतलब एक करार कर देना चाहिए। ये एज पर माय नॉलेज। ओके, तो आपका नजरिया है कि ए, बी और सी के भी ऊपर उसकी रिस्क फैक्टर या उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी होनी चाहिए। सी के ऊपर अपने कोड में नहीं है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा हेवी लेवल का एलिमेंट होना चाहिए जो ओरिजिनल एलिमेंट करके कंसीडर होना चाहिए, और किसी भी खिलाड़ी को वो आसानी से करने में बहुत दिक्कतें जाएगी। ये भी आपका मानना सही है। हम लोग सही क्या है गलत क्या है उसके ऊपर बाद में आएंगे। हम लोग हर एक का पहले व्यू पॉइंट देखते हैं किस तरह से आपके विचार है। अभी आदित्य जी, आप स्टूडेंट हो, आप 15 साल से मलखाम खेल रही है, 2007 से खेल रहे हो। उज्जैन नेशनल में भी मैं आया था। उज्जैन नेशनल में आपसे मुलाकात बातचीत नहीं हुई, ये जरिया है आपसे बात करने का, जान पहचान बढ़ाने का। लेकिन तभी मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा था और तभी आपका परफॉर्मेंस देख के मैंने पूछा ये इस खिलाड़ी का नाम क्या है, कहाँ से है। तो आपने क्या ये साल कुछ नया किया था, कुछ नया करने की कोशिश की थी, या आपके दिमाग में ओरिजिनल एलिमेंट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं हमेशा से यही चाहता था कि हमारा यूपी जो है वो इतने साल से पीछे है, तो मैं चाहता था कि कुछ नया करना चाहिए वहाँ पे जाके नेशनल में। तो मैंने इस बार काफ़ी प्रैक्टिस की है ओरिजिनलिटी पे। तो मेरे दिमाग में डबल बैक समरसॉल्ट आई थी, और जब मैंने स्टार्ट माउंट किया था उसमें मैंने राउंड अप बैक सॉल्ट की थी। तो वो 2 ओरिजिनलिटी में लेकर गया था नेशनल में। मेरा मोटो यही था कि मैं अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छा करूं, इस बार कुछ नया करके लेके जाऊं जो हर कोई ने किसी ने अभी तक किया ना हो। सही बात है। लेकिन आपके दोनों भी एलिमेंट मैंने देखे, राउंड ऑफ बैक बहुत ही अच्छे से आपने उस कैच को परफॉर्म किया था, और डबल बैक समरसॉल्ट करते वक्त उस आपका स्लाइटली हाथ टच हुआ था लैंडिंग में, लेकिन आपका लैंडिंग बहुत ही सही आया था और वो मैंने देखा था। सही बोल रहा हूँ आदित्य? ख्याली पुलाव तो नहीं है? यस। तो मैं वहीं पे साइड में था, और वो दोनों एलिमेंट बहुत ही रिस्क है और उसमें रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एलिमेंट ओरिजिनल एलिमेंट करके आपके दिमाग में और क्या आ रहा है आदित्य? एज ए स्टूडेंट आप जब भी सोचते हो, 15 साल में आपने इतना मलखाम किया है, देखा है, तो फिर भी आपके दिमाग में ओरिजिनल एलिमेंट क्या चित्र आता है? सर, ओरिजिनलिटी के लिए, ओरिजिनल एलिमेंट के लिए हम लोग चाहते हैं कि इसका जो डिफिकल्टी है वो सी क्लास एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, और वैसे जहाँ तक है उसे कभी किसी ने किया ना हो, वही ओरिजिनलिटी में आता है एलिमेंट। तो मैं यही चाहता हूँ कि डिफिकल्टी उसमें ज़्यादा हो सी क्लास एलिमेंट से, और वो ऐसा एलिमेंट हो जो कभी किसी ने ना किया हो नेशनल में। सही बात है सर। थैंक यू आदित्य। मैं वापस सुहास सर के पास जाता हूँ। सुहास सर, बहुत लोगों को जजिंग किया है, उससे भी ज्यादा मैंने सुहास सर को नजदीक से देखा जब भी मैं खेलता था। और सुहास सर एज ए टेक्निकल कमेटी करके महाराष्ट्र में काम करते थे, और महाराष्ट्र में बहुत तभी ROV था, रिस्क, वर्चुअलिटी एंड ओरिजिनलिटी। तो ये ROV के 0.60 मार्क्स मिलते थे, तभी से सुहास सर काम करते थे, और तभी बाइफरकेट होता था। मैं कुछ गलत हो तो सुहास सर बाद में करेक्ट करना कि ROV हर एक को 0.20 मार्क्स मिलते थे।
अगर उसमें रिस्क है तो उसको 0.2 मिलते थे, अगर उसमें वर्चुअसिटी है तो उसमें उसको 0.20 मिलते थे, और उसमें ओरिजिनलिटी है, नया है तो उसको, तो नया है उसके बाद ही ये सब डिस्कशन होता था, तो उसको 0.2 देना है, 0.4 देना है या 0.6 देना है। ये आप जैसे टेक्निकल लोग बैठ के उसको बाइफर्केट करते थे और फिर डिसीजन आता था और खिलाड़ी को मिलते थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे सुहास सर, आरओवी क्या था और उस पर आप किस तरह से काम करते थे, और तभी बहुत लोग ओरिजिनल एलिमेंट देते, मैं भी देता था तभी थोड़ा प्रयास करता था, तो और आप लोग उसको शॉर्ट लिस्टेड करते थे। तो आपको कुछ याद है उसके बारे में सर? ऑब्वियसली याद रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। आरओमी में जैसे इन्होंने बोला कि सी से ऊपर ओरिजिनलिटी चाहिए, लेकिन तभी आरओवी में क्या रिस्क एलिमेंट के लिए अलग मार्क्स पॉइंट होते थे। तो रिस्की एलिमेंट जिन्होंने किया है और फर्स्ट टाइम किया है, सो उसको 0.2 दिया जाता था। वर्चुअसिटी मतलब जो एलिमेंट किया है वो रिस्की भी है लेकिन उसमें कलात्मकता है, बहुत सुंदरता है, सो उसको वर्चुअसिटी का पॉइंट देते थे। और ओरिजिनलिटी का पॉइंट मैंने जैसे बताया बी या सी एलिमेंट्स, लेकिन नया एलिमेंट है जो किसी ने कभी किया नहीं है, स्टेट में या नेशनल में कभी किया नहीं है, ऐसे एलिमेंट को ओरिजिनलिटी का पॉइंट्स दिया जाता था। सो इस तरह से तीनों का ये बाइफर्केशन होता था तभी, और ये तभी था इसके वजह से बहुत मोमेंटम मलखाम में आता था कि हर एक जन सोचता था कि क्योंकि डिफिकल्टी और ये तो सभी जन करते हैं, एग्जीक्यूशन का मार्क्स सबको मिलता है, फर्क किधर पड़ता था, जहां आरओवी करता था जो एक्स्ट्रा करता था उसको 0.2 के वजह से वो आगे निकल जाता था। तो इसलिए बहुत लोग नए नए एलिमेंट या रिस्क एलिमेंट ढूंढने को कोशिश करते थे, और उसके वजह से मलखाम में बहुत नए एलिमेंट भी उस समय आ गए और नए नए रिस्की एलिमेंट भी बहुत कुछ आ गए उस समय। सही बात बताया सर, और इसी के वजह से नए नए एलिमेंट आते जाते हैं, नए एलिमेंट के वजह से मलखाम का विकास होता है, और यही मेन इंटेंशन है कि ये हमारे पॉइंट में इसका इन्वॉल्व होना। बीच में आरओवी निकल गए थे, आरओवी कंसिडर नहीं होता था, और बाद में वापस अभी कुछ 3-4 साल पहले से वापस ओरिजिनलिटी एलिमेंट करके आपको 0.20 का गुणदान इस कोड में दिया गया है। तो इसके वजह से वापस वो सोच वापस उस तरह से खिलाड़ी करना शुरू हो गए, क्योंकि बीच में माउंट डिसमाउंट भी कंसिडर नहीं होता था, कुछ भी करो, एक भी माउंट चलता था, भी वापस खिलाड़ी माउंट डिसमाउंट सी पार्ट और करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं ऋतुराज के पास आता हूँ। ऋतुराज, अभी जिस तरह से हमने बात की आरओवी के बारे में, इसके बारे में आपने कभी सुना था या आप तभी खेलते थे? सर हम जब भी खेलते थे तभी आरओवी निकल गया था हमारे पीरियड में, लेकिन मैंने आरओवी के बारे में बहुत कुछ सुना है, और मैंने आज मॉर्निंग से आरओवी और ओरिजिनलिटी ये दोनों चीज़ों में मैंने डिफरेंशिएट करने को मैंने सोचा। मेरे दिमाग से जितने भी पॉइंट्स निकल रहे वो मैंने ट्राई किया, और मुझे ऐसा लगता है आरओवी को सर 0.60 पॉइंट्स मिलते थे, तभी सब प्लेयर्स बहुत रिस्क भी उठाते थे, वर्चुअलिटी भी था, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे, और नए नए एलिमेंट 0.60 अचीव करने के लिए करते थे। लेकिन अभी कैसा हुआ है, अभी ओरिजिनलिटी एलिमेंट को 0.20 मतलब कम मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो मुझे एक तरफ से ऐसा लगता है क्या ओरिजिनलिटी के एलिमेंट ओरिजिनलिटी के जो पॉइंट्स है वो इंक्रीज करना चाहिए, और उसके अलावा हमारा जो रिस्क फैक्टर है एलिमेंट का वो भी किधर ना किधर जाके इंक्रीज होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से सुझाव दिया ऋतुराज, और ये हमारा काम ही है मलखाम कट्टा के माध्यम से हम लोग नए नए सुझाव दे, इसी से बदलाव अगर होता है, अगर हमारे जो सीनियर लोग अगर इसको सुनते हैं और कुछ कोड में चेंज करते हैं, क्योंकि इतना रिस्क उठा के खिलाड़ी को सिर्फ 0.20 मिल रहा है। तो शायद अभी आदित्य ने डबल बैक समोसल किया, वो डबल बैक समोसल करने के बाद उसको 0.20 मिल रहा है। तो ये सब चीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईएमपी लेवल में सोचना चाहिए इसको, कि भले ही 0.40 दो, 0.60 दो, और अगर इसमें से वर्चुअसिटी और रिस्क निकाला गया है, लेकिन उसके बारे में भी सोचना चाहिए कोचेस लोगों ने। तो आप इसके बारे में सोचते हो जब भी आप कुछ नए एलिमेंट्स लेके आते हो, आप तो जरूर सोचते रहेंगे कि आपका फंडा ही अलग है कि वो सी के भी ऊपर होना चाहिए, बराबर सर? ऑफ कोर्स सर, अभी कोई भी ओरिजिनलिटी एलिमेंट बिताना रहेगा
तो स्टार्टिंग में हम लोग उसका रिस्क देखते, ये एलिमेंट का रिस्क कितना है। अगर हम लोग कंपटीशन को जाके वो ओरिजिनल एलिमेंट्स अगर सबके सामने परफॉर्म करने वाले रहेंगे तो बाकी के प्लेयर्स को ऐसे नहीं लगना चाहिए अगर ये ओरिजिनल एलिमेंट दिया है तो बाकी के लोग को इसका महत्व समझना चाहिए, इन्होंने ये ओरिजिनल एलिमेंट क्यों दिया है। उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। अगर वो हमें उसका रिस्क फैक्टर अगर सी लेवल से ज्यादा लगा तो ही हम लोग हमारे लड़के लोग के सेट्स में वो एलिमेंट डालते हैं। सही बात है, और यही मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि ओरिजिनल एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट है जो रियल में अभी चल रहा है, मार्केट में चल रहा है, जो खिलाड़ी कर रहे हैं, उसको सिर्फ कान पकड़ के कुछ कर दिया या नाक पकड़ के कर दिया और कुछ अलग पोजीशन ले लिया तो उसको ओरिजिनल नहीं कहते हैं। अगर कोई खिलाड़ी खड़ी जाप करता है, फॉर एग्जांपल वीरभद्रासन खड़ी जाप करता है तो वो वन लेग पे खड़ी जाप करता है, तो अगर वो पादांगुष्ठासन या कुछ दुर्वासासन करता है, गले में पैर डाल के करता है, या नटराजासन, तो बेसिक रहेगा खड़ी जाप ही, और उसमें से वो अपना एलिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो अगर उसमें से वो खड़ी जाप में जाता है अलग अलग पोजीशन में तो वो सब ओरिजिनल एलिमेंट में नहीं आता है। लेकिन अगर वो वहां से टक जंप करके खड़ी जाप करता है या कुछ 360 टर्न करके खड़ी जाप करता है, जो अभी तक किसी ने किया नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और वो इसमें रिस्क भी है। जैसे आदित्य ने डबल बैक समोसॉल्ट किया है। आदित्य, आपके पास आता हूं मैं वापस। आपने डबल बैक समोसॉल्ट किया है, आपने राउंड अप बैक किया, लेकिन आपको इसकी जानकारी है कि 25 साल पहले 30 साल पहले दत्ताराम दुदम सर के नाम के खिलाड़ी ने, जो बहुत ही अभी हमारे साथ नहीं है, उन्होंने 25 साल पहले ये एलिमेंट कंपटीशन में अटेम्प्ट किया था। आपको इसकी जानकारी थी? नहीं सर, मुझे नेशनल में ही सुनील गंगवाने सर ने ये बताया था कि 25 इयर्स पहले ये राउंड अप बैक हो चुका है। राउंड अप बैक भी हो चुका है, डबल बैक समोसॉल्ट भी हो चुका है आपको, और उन्होंने किया है, दत्ताराम दुदम सर नहीं किया है, लेकिन उसके बाद किसी ने किया है। 25 साल के बाद आदित्य आके कर रहे हैं, तो 25 साल के बाद वापस कोई खिलाड़ी करेगा तो बोलेगा अरे आदित्य ने डबल बैक समोसॉल्ट किया। और ये मलखम्ब का विकास है। अगर आपको देख के कोई प्रेरित होता है और डबल समोसॉल्ट डिस्माउंट अगर हमारे खिलाड़ी करते हैं और आपकी अटेम्प्ट के लिए ज्यादा सभी ने अप्रिसिएशन किया है। महाराष्ट्र में किसी ने नहीं किया डबल बैक समोसॉल्ट, सिर्फ दुदम सर ने किया है, और दुदम सर की तो बात ही अलग है। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अलग लेवल पे था, उनके सेट में ही 10-10 15-15 सी पार्ट होते थे। लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिनल एलिमेंट आपने परफॉर्म किया जो किसी ने नहीं किया, लेकिन शायद कभी किसी ने किया होगा। आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सुहास सर के पास मैं आता हूँ वापिस कि इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसकी कोडिंग होना चाहिए कि कहाँ पे किसी ने किया है, क्या कभी किया है, किसने किया है। जैसे अमरेंद्र भट्ट सर थे जो मल्लखांब पे निद्रासन करते थे, जो रोप मलखांब पे निद्रासन की पोजीशन है, सेम पोजीशन वो पोल मलखांब के टॉप पे बोन्ड पे वो निद्रासन पोजीशन करते थे 30 साल पहले। अगर वही एलिमेंट वापस कोई खिलाड़ी करता है तो उसको वो एलिमेंट करके कंसीडर करेंगे सुहास सर? एक्चुअली करना नहीं चाहिए, क्योंकि ओरिजिनलिटी का मतलब ही यह है कि जो पहले किसी ने किया नहीं है उसी को ओरिजिनलिटी कहा जाता है। लेकिन सर अगर कहाँ पे किधर लिखा ही नहीं है, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अगर डॉक्यूमेंटेशन शीर्षासन बोर्ड पे शीर्षासन मैंने सोचा और मैंने बिठाया और मैं कंपटीशन में लेके गया, तो अगर आप जैसे वरिष्ठ लोग हैं या जो सीनियर है, जो 40-50 साल से मलखांब खेल से जुड़े हैं, जिन्होंने मलखांब देखा है, वो सब एक साथ आके अभी तक कितने ओरिजिनल एलिमेंट हुए हैं उसका एक कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाए, उसका एक बुक बनाए और उसको हर एक कोडिंग दे कि ये उसका कोड नंबर रहेगा, इतने ओरिजिनल है, वो एलिमेंट लोग खिलाड़ी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो एलिमेंट में एक अलग ही मजा है। जैसे डबल बैक समोसॉल्ट में एक अलग मजा है, अलग रिस्क है। वो अगर एलिमेंट उनके सामने लेके आएंगे तो शायद लोगों को पता चलेगा कि ये एलिमेंट है, और उसके साथ उसको ओरिजिनल एलिमेंट कंसिडर करना है कि नहीं करना है, खिलाड़ी को देना है कि मार्क्स, इसके लिए भी हेल्प होगा। बिकॉज टेक्निकल कमेटी चेंज होती रहती है, नए यंगस्टर लोग आते हैं। अभी हम लोग 3 पीढ़ी के लोग हैं यहाँ पे, 4 पीढ़ी के बोल सकते हैं। एक आपकी पीढ़ी है जो आपका जनरेशन है, जो आपके लेवल, आपके वक्त अलग रूल्स रेगुलेशन थे। मैं खेलता था तभी आरओवी था, ऋतुराज खेलता था तभी आरओवी नहीं था, ओरिजिनल एलिमेंट भी नहीं था, और अभी आदित्य खेल रहा है वो ओरिजिनल एलिमेंट में खेल रहा है, जो ओरिजिनल एलिमेंट है। तो ये चेंजेस मलखांब में होते रहेंगे क्योंकि मलखांब का विकास है। लेकिन इस चेंजेस में डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं है तो हम लोग कौन से बेसिस पे उसको रिजेक्ट करेंगे और कौन से बेसिस पे हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, इसके बारे में सुहास सर? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है, वो होना ही चाहिए।
आप बोलते हो वैसे ही अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो ये पता ही नहीं चलेगा। जैसे अभी आपने बोला कि डबल बैक 25 साल पहले किया था, अभी किसी ने किया ही नहीं उसके बाद, तो अभी जो नई पीढ़ी आएगी उसको मालूम ही नहीं है कि ये एलिमेंट पहले किसी ने किया है। तो इसीलिए लोग वो अटेम्प्ट करने का कोशिश तो करेंगे ही एज अ ओरिजिनलिटी करके। सो अगर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो लोगों को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, और इसीलिए जब भी ओरिजिनलिटी करते हैं तो उसके लिए एक ऐसा भी है कि पहले 1 महीना पहले अगर उन्होंने एसोसिएशन के पास भेजा, डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है ही, लेकिन उसी के साथ उन्होंने अगर वो एलिमेंट एसोसिएशन के बाद भेजा तो टेक्निकल कमिटी में वो सब चेक करके उसको क्या वैल्यू देना है, ओरिजिनलिटी देना है कि नहीं, या उसका बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, या उससे कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है कि नहीं, ये भी करना जरूरी है। दूसरी बात है, अभी ओरिजिनलिटी में ये जो बोल रहे हैं कि रिस्की एलिमेंट को ओरिजिनलिटी बोलना चाहिए, तो ऐसे नहीं है। रिस्की मतलब पहले जो आरओवी था तो रिस्की एलिमेंट ये रिस्की ही होते हैं। ओरिजिनलिटी मतलब नया एलिमेंट जो कभी किसी ने किया नहीं है। सो ज़्यादा रिस्की है या कम रिस्की है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नया एलिमेंट किसी ने इन्वेंट किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अगर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो ये भी सब उसमें आ सकता है। यस सर। और मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ, ए बी सी पार्ट ओरिजिनल एलिमेंट में होना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल ए पार्ट है या बी पार्ट है या सी पार्ट है उसको कंसीडर कर लेते हैं या करते हैं, क्योंकि अभी कुछ कोड में ऐसे कुछ दिया नहीं कि ए बी सी में ही होना चाहिए, सी पार्ट ही होना चाहिए, या रिस्क एलिमेंट ही ओरिजिनल होना चाहिए। शायद हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी वाला भी कोई एलिमेंट है जिसमें हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, वो भी ओरिजिनल एलिमेंट में कंसीडर हो सकता है। या हाइपर स्ट्रेंथ लगती है जहाँ पे एक्स्ट्रा ताकत लगती है, शायद हम लोग रोप मलखाम में हम लोग वन हैंड एलो होल्ड सब लोग ने देखा हुआ है, और शोल्डर प्लैंक जैसा एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट भी हम लोगों ने देखा है। अगर उसी एलिमेंट को अगर मैं एक ही हाथ पे करता हूँ, दूसरा हाथ यूज नहीं करता हूँ, जिसमें सुपर स्ट्रेंथ की जरूरत है, शायद ऋतुराज के कैलकुलेशन में उसमें रिस्क फैक्टर 0 है, अगर उसका हाथ छूटा तो वो सेफली नीचे गिरेगा, लेकिन उसकी जो क्षमता है, उसकी लेवल है, वो हाई लेवल की है, तो भी हम लोग उसको कंसीडर करना चाहिए, ऐसे मेरा खुद का मानना है। और महेश सर ने भी वही बताया कि ए बी सी पार्ट में ज्यादा नहीं जाके वो सच्ची में वो नया एलिमेंट है क्या। हैंडस्टैंड में सिर्फ ऊपर नमस्ते कर रहा है या पद्मासन कर रहा है तो एक्चुअली है हैंडस्टैंड ही, लेकिन उसमें सिर्फ उसमें अलग अलग पोजीशन लिए तो वो ओरिजिनल एलिमेंट में नहीं जाते। मैं आदित्य के पास वापिस आता हूँ कि आदित्य ठीक है किसी ने किया है नहीं किया, लेकिन जब भी आप ओरिजिनल एलिमेंट करते हो, चलो हम लोग डबल बैक के बारे में फिलहाल बात करते हैं, कितना रिस्क था सच्ची बताओ, और किस तरह से आपने उस रिस्क फैक्टर को ओवरकम किया, कैसे सेफ्टी किया? सर जब मैं प्रैक्टिस टाइम पे इसे सिंगली करता था तब इसे इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता था, बट आफ्टर सेट के बाद ये 10 टाइम्स डिफिकल्ट हो जाता था ये डबल बैक समरसॉल्ट, बिकॉज थकने के बाद डबल समरसॉल्ट के टक बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और स्टैमिना के बाद ऊपर बैलेंस बनाना भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और डबल समरसॉल्ट में जंप लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ता है, तो उस वजह से थकने के बाद जो स्टैमिना हो जाती है वो आधी हो जाती है सेट के बाद। तो इसमें काफी सेफ्टी कैसे आपने बैलेंस किया? सेफ्टी बहुत रिस्क फैक्टर है, मेरे नजरिए से सुपर डुपर रिस्क एलिमेंट है डबल बैक समरसॉल्ट, क्योंकि वो सिर्फ 2.5 इंच के बोन के उस सरफेस पे खड़े रह के यू आर नॉट गेटिंग गुड टेक ऑफ ऑल्सो, हमारा टेक ऑफ भी उतना नहीं मिलता है जो फ्लोर पे मिलता है। तो जिम्नास्टिक में या और कहाँ से भी मैं डाइविंग करता था, स्विमिंग का एक इवेंट है, वहाँ पे मैं ऊपर खड़े रह के मैं भी डबल समरसॉल्ट 2 समरसॉल्ट मैंने डाइविंग में किया है, वो पानी में एंट्री होता था, लेकिन वहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड फेंकता था, या फिर डाइविंग पे मुझे कुछ टाइम लिमिट नहीं था और फ्रेश डाइव करना होता है। यहाँ पे हम लोग 25-26 एलिमेंट के बाद हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो बहुत ही हाई रिस्क पे जाता है और हमारा पूरा बॉडी एग्जॉस्ट होता है। तभी आपने जब स्टार्टिंग में स्टार्टिंग के 1-2 एलिमेंट अटेम्प्ट किए, तभी आपने रिस्क जो था तो आपके कोच ने उसको किस तरह से बैलेंस किया कि आपको 0 इंजरी हो? सर बात यहाँ पे सर कोच की करें तो सर इस एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो मेरे कोच का ही रहा है। अगर मुझे इतना ज्यादा अप्रिशिएट और इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते तो मैं ये सब नहीं कर पाता। क्या आपके कोच का नाम क्या है आदित्य? मैं रवि परिहार सर। रवि परिहार जो मेरे अच्छे दोस्त है, उन्होंने ही आपका नंबर दिया।
उनसे ही बातचीत होके Yes, sir. आपका संपर्क लिया था। लेकिन इतना याद रखो आदित्य, और सभी को मैं यहाँ पे मलखाम खिलाड़ी परिवार को बता रहा हूँ, आदित्य परफॉर्म कर रहा है, आदित्य डबल बैक समरसॉल्ट कर रहा है, आदित्य रिस्क ले रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा कोच रिस्क लेता है। कोच के जिम्मेदारी पे वो परफॉर्मेंस करता है, आपको मोटिवेट किया, लेकिन उनके पास वो कैलकुलेशन था कि मैं इसको कैसे संभालूं, इसको मैं कैसे इसकी क्षमता बढ़ाऊं, और इसको किस तरह से लैंडिंग में मुझे संभालना है कि उसके इंजरी नहीं आए। कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो कुछ भी होने नहीं दिया। रवि का मैं इसमें स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वो इस तरह से एलिमेंट्स हमारे मलखाम फील्ड में लेके आए। और आदित्य, आपने उसको परफॉर्मेंस किया और अच्छे से कंपटीशन में अटेम्प्ट करना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोग नए नए एलिमेंट अपने क्लब में करते हैं, लेकिन वो कंपटीशन में अटेम्प्ट होते नहीं। मैं वापस ऋतुराज के पास जाता हूँ। ऋतुराज, बराबर बोल रहा हूँ मैं कि कभी कभी हम लोग एलिमेंट बैठाने की कोशिश करते हैं, एलिमेंट होता है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस कोच को भी नहीं होता और खिलाड़ी की भी नहीं होता कि कभी कभी हम लोग वो कर पाएंगे या नहीं कर पाए। तो इसके बारे में बताएंगे आप? सर, अभी मैं कुछ ओरिजिनल एलिमेंट अगर किसी लड़के का बिठाता रहूंगा तो स्टार्टिंग में मैं एलिमेंट करने से पहले बच्चे को मोटिवेट करता हूँ, मैं उसकी हिम्मत बढ़ाता हूँ, उसको प्रॉपर मैं मेंटली पहले स्टेबल करता हूँ कि हमें ये एलिमेंट करना है। वो कट करके एलिमेंट उसको कैसे बता सकते हैं वो उसे मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ। और स्लोली पहला जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो जैसे मोटिवेट होता है, उसके बाद हम लोग स्लोली वो एलिमेंट परफॉर्म करना ग्राउंड में स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में। और एक बार लड़के का कॉन्फिडेंस 100% जब भी हो जाता है, उसके बाद हम लोग स्मॉल मलखाम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़ा मलखाम लेते हैं, उसके बाद हम लोग फीट पे करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग का सेंटर इतना अच्छा है कि हमारे सेंटर में हम लोग फीट भी यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग लड़के का परफॉर्मेंस फीट में लेते हैं। अगर कोई हमें डिसमाउंट या माउंट लेने रहेंगे तो हम लोग फीट से स्टार्ट करते हैं। और जब भी लड़के का कॉन्फिडेंस 100% बढ़ जाता है, उसके बाद ही हम लोग लड़के को परफॉर्म करने बोलते हैं। अभी आपने जिक्र किया पीठ के बारे में, पीठ क्या होता है उसके बारे में बताएंगे आप? सर, अभी हमें अगर डिसमाउंट करना रहेगा और डायरेक्टली अगर आप क्रैशमेट पे डिसमाउंट करोगे। नहीं ऋतुराज, पीठ क्या होता है, पीठ कैसे होता है उसके बारे में बताएं, क्योंकि मलखाम खिलाड़ियों को पीठ के बारे में नहीं ज्यादा पता। सिर्फ छत्तीसगढ़ वो मनोज के पास वो पीठ का फैसिलिटी है, या सुहास सर को अच्छे से पता है बिकॉज वो जिम्नास्टिक से भी जुड़े हुए हैं, तो जिम्नास्ट लोग ज्यादा उसको यूज करते हैं, लेकिन मलखाम खिलाड़ी ज्यादा यूज नहीं करते और उनके पास वो फैसिलिटी नहीं होती है। तो क्या होता है पीठ? सर, पीठ ये जिम्नास्टिक में ज्यादा यूज करते हैं। अगर हमें मतलब हायर डिफिकल्टी डिसमाउंट वगैरह अगर बिठाने रहेंगे तो हम लोग पीठ का यूज करते हैं। अभी मेरे जो सर है मिहिर खेड़ेकर सर, वो बेसिकली अभी जिम्नास्टिक फुल टाइम करते हैं, तो उनके सेंटर में सर पीठ है। और वो एक पीठ कैसा होता है, मलखाम के आगे हम लोग पीठ के आगे हम लोग मलखाम रखते हैं। पीठ मतलब एक हम लोग 5 फुट का एक होल बनाते हैं और उसमें स्पंज होता है सर। कोई लोग स्पंज डालते हैं, कोई लोग फोम डालते हैं, फोम के स्क्वायर शीट्स डालते हैं। तो ऊपर से अभी हम लोग कोई भी एलिमेंट करेंगे और अगर हम लोग फीट में जाते रहेंगे तो आपके पैर के ऊपर सर जितना वजन अगर आप क्रैशमेट से आता रहेगा उतना वजन वो फीट में नहीं आएगा और आपको लगने के चांसेस वहां पे हार्डली 5% है। इसलिए वो फीट अगर कोई भी एलिमेंट हायर लेवल का एलिमेंट बिठाना रहेगा, डिसमाउंट या कुछ और बिठाना रहेगा, तो फीट बहुत यूजफुल है सर। आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जिसको ये फैसिलिटीज मिल सकती है या अपने यहाँ पे वो उपलब्धि बना सकते हैं तो प्लीज बनाइए। मैं सुहास लोहार सर के पास जाता हूँ। सर, हम लोग जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं उसमें आप शायद और थोड़ा गहराई डाल सकते हैं कि पीठ के बारे में हम लोग जो जिक्र कर रहे थे, तो यही वर्ड यूज करते हैं पीठ, या उसको और कुछ जिम्नास्टिक में या और कुछ तकनीकी वर्ड है? और जिस तरह से ऋतुराज ने बोला उसमें फोम डालते हैं या उसमें स्पंज डालते हैं, तो वो उसका साइज क्या होना चाहिए, कितने साइज की स्पंज होनी चाहिए और उसकी भी कुछ क्वालिटी है क्या? यस, पीठ जो होता है, पीठ में जो फोम होता है वो स्क्वायर होता है और वो प्रॉपर डेंसिटी का होना चाहिए। एग्जैक्ट डेंसिटी की मुझे पता नहीं अभी, याद नहीं है, लेकिन उतनी डेंसिटी उसमें होनी चाहिए। मतलब जैसे कि हम पैर रखते ही वो पूरा दबना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हार्ड चाहिए लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए। अराउंड 32 की डेंसिटी रहती है उसकी अप्रॉक्सीमेटली। 40 के लिए तो बहुत हार्ड हो जाता है,
और उससे कम लेगी 32 से तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तुम फट से अंदर जा सकते हो। पीठ का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आप अगर बहुत डिफिकल्ट एलिमेंट करते हो तो कोच के हाथ से हेल्प करते समय वो छूट सकता है और वो नीचे गिर के उसको बड़ी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। सो पीठ में कैसा है कि हाथ से छूट भी गया, उसमें गिर भी गया, तो अंदर फोम है तो फोम में हो उसको कुछ भी प्रेशर नहीं आएगा। सो इसीलिए पीठ बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हाइयर एलिमेंट करना है तो। और जैसे पहले जिमनास्ट मलखाम में फोम मैट्स यूज करने को अलाउ नहीं था, सो अभी फोम मैट यूज करने को परमिशन मिली है कुछ सालों से। सो उसके वजह से लोग अभी हाइयर डिफिकल्टी करने लगे हैं। लेकिन हाइयर डिफिकल्टी अगर आप डायरेक्ट क्रैश मैट पे प्रैक्टिस चालू करेंगे तो उसमें एंकल पे, नी पे प्रेशर आ सकता है, क्योंकि हम लोग जब भी फर्स्ट टाइम करते हैं तभी पता नहीं चलता कि हम कितने प्रेशर से नीचे गिर रहे हैं, बॉडी कितनी टाइट चाहिए, कितनी लूज चाहिए, ये पता नहीं चलता है। सो पीठ में कैसे कि वो अंदाजा आ जाता है कि हमको कितने टाइट पैर रखेंगे तो हम प्रॉपर लैंडिंग को आ सकते हैं। वो एक बार आइडिया आ गई तो फिर आप क्रैश मैट पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके सर, अब मैं वापस आदित्य के पास आता हूँ। आदित्य, आपने इस स्पीड के बारे में सुना है या इस्तेमाल किया है आप प्रैक्टिस के वक्त? हमारे ऐसा है कि हमारे यहाँ पिट है नहीं, लेकिन सुना है उसके बारे में, कभी देखा है? ओके। हाँ सर। मतलब आपने जो बैक समोस, डबल बैक समोसल किया वो उस वक्त आपने पीठ का इस्तेमाल नहीं किया, आप क्रैश मैट और इसका इस्तेमाल करके आपने किया। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट यू। मुझे लगा था कि शायद आपने पीठ इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे तो अभी बनवा लो, अभी रवि को मैं बोलता हूँ आप पीठ बनवा लो और आपके यहाँ पे ऐसे 10-15 लोग बैक समोसल, डबल बैक समोसल करेंगे। और मैं वापिस सभी मेरे मलखाम प्रेमी को बताना चाहता हूँ, ये जो पीठ है, इस पीठ का जो भी कुछ जो स्क्वायर में वो गड्ढा खोदते हैं और उसमें पूरा फोम से भर देते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी ऊपर से गिरते हैं अलग अलग फोम अपनी जो जर्क होता है, अपना जो फोर्स होता है वो एब्जॉर्ब करता है और खिलाड़ी एक मस्के की तरह गिर जाता है, उसको इंजरी नहीं आता। लेकिन पीठ में भी गिरने के तरीके हैं, वो ठीक से गिरना चाहिए, उसका भी बेसिक है, वो अपने कोच आपको सिखाएंगे। लेकिन हमारे मलखा में एक ही डिस्माउंट होता है, रोप में भी है या हैंगिंग में है या पोल में 2-3 डिस्माउंट नहीं होते, एक खिलाड़ी एक सेट में एक ही डिस्माउंट करता है। लेकिन जिम्नास्टिक में ऐसे नहीं है, जिम्नास्टिक में उनको फ्लोर एक्सरसाइज, फ्लोर में उसको अलग अलग समोसल करने होते हैं, फ्लिक्स करने होते हैं, या उनको रोमन रिंग है या अलग अलग एपरेटस में अलग अलग डिस्माउंट, तो उनको वो हाई लेवल के, हाई डिग्री के एलिमेंट बिठाने के लिए वो पीठ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और उनके यहाँ पे पीठ बहुत सालों से चल रहा है। पीठ एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से मैट की क्वालिटी बदलते गई, मैट से फिर मैट की लेवल बदलते गई, क्रैश मैट पे आ गए, क्रैश मैट में भी बहुत अलग अलग लेवल की क्रैश मैट्स आ गई। उसी तरह से पीठ की जरूरत है। पीठ का इस्तेमाल कंपटीशन में नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ी के आयु के लिए या खिलाड़ी का लेवल बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली मलखाम का लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहां जहां पे पीट्स होंगे वहां के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही हाई लेवल का है। तो कोच की जरूरत कम लगती है और खिलाड़ी अपने बलबूते पे एलिमेंट्स करता है। तो मेरे जैसे जो बूढ़े लोग सिखाना है तो पीठ मिलेगा तो शायद हेल्प में ज्यादा करूंगा तो मेरी भी आयु बढ़ेगी। चलो अभी हमारे आगे जो टॉपिक है उस पर जाते हैं। सुहास सर, आपके पास आता हूँ। अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस करते वक्त उसने ओरिजिनल एलिमेंट लिख के दिया है और वो लिख के देने के बाद वो उसका वीडियो भी दिखाता है अभी के जनरेशन में, फिर वो कंसिडर होता है और फिर भी टेक्निकल टीम जब भी वो परफॉर्मेंस करता है तभी वहां पे देखने के लिए खड़ी रहती है कि ये परफॉर्मेंस जिसने जैसे दिया है उस तरह से कर रहा है क्या। तो वो अगर उस वक्त अगर उसने उस परफॉर्मेंस को करते वक्त उस एलिमेंट को उसी ढंग से नहीं किया तो ओरिजिनल एलिमेंट के मार्क्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे? ओरिजिनलिटी जो है उसने उसी ढंग से नहीं भी किया, लेकिन अगर वो लग रहा है कि नया एलिमेंट है और कुछ अलग है तो उसको ये मार्क्स देने चाहिए। और सर ऐसे नहीं होता लेकिन क्योंकि अभी बहुत वक्त ऐसे होता है कि नहीं इसने ऐसे दिया है ना तो वो उसने ऐसे ही करना चाहिए। अगर वो नया एलिमेंट है लेकिन उसका करने का तरीका जिस तरह से उसने लिख के दिया वैसे नहीं है, या फिर उसका वीडियो उस तरह से नहीं है, तो वो उसमें वो मार्क्स गवा देता है।
एक्चुअली एलिमेंट क्या दिया है उसने, उसको टेक्निकल कमिटी ने क्या उसको पकड़ा है, ओरिजिनलिटी पकड़ा है कि नहीं, ये तो ज़रूरी है ही। लेकिन जब भी वो करता है, वो अगर अलग है, थोड़ा भी अलग है, तो उसको तभी टेक्निकल कमिटी ने डिसाइड करके उसको डिसीजन लेना चाहिए और ओरिजिनलिटी पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। एक्चुअली जिम्नास्टिक में क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट पहले 1 महीना पहले या 6 महीना पहले देने जरूरी होते हैं। उसके बाद टेक्निकल कमिटी उसका पूरा स्टडी करती है और उसका रिस्क फैक्टर एंड एवरीथिंग सब स्टडी करती है, और फिर उसको पॉइंट्स और जो कुछ है वो सब दिया जाता है। सो मलखाम में भी ऐसा अगर हो गया कि 1 महीना पहले अगर वो एलिमेंट दे दिया गया और उसी तरह से उसने किया, तो उसको मार्क्स देने चाहिए। सो ये प्रैक्टिस चालू होना बहुत जरूरी है मलखाम में। नेशनल्स में अभी तक इतना मैंने नहीं देखा है। कंपटीशन के पहले दिन लिख के देते हैं ओरिजिनल, दूसरे दिन डिक्लेयर करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मैंने देखा है वो ड्यू डेट देते हैं, उससे पहले सबको ओरिजिनल एलिमेंट भेजना पड़ता है 1 महीने पहले, और उसके बाद उसका वो लोग कितने कंसीडर हुए नहीं हुए वो कंपटीशन के दिन या उससे पहले बताते हैं। तो वो एक भी तरीका है। मैं ऋतुराज के पास आता हूँ। ऋतुराज जी, आप जब भी कुछ ओरिजिनल एलिमेंट बिठाते तो फॉर एग्जांपल कुछ आपने एलिमेंट बिठाया, खिलाड़ी ने अच्छा किया, वो भी कॉन्फिडेंस में है और आपको भी कॉन्फिडेंस आया कि उसने उसको अपने सेट में इन्वॉल्व किया, और कंपटीशन में जाके हम लोग जब भी लिख के देते हैं, समझो कि 1 दिन पहले लिख के देना पड़ा और आपने लिख के दिया और दूसरे दिन पता चला कि वो ओरिजिनल एलिमेंट कंसीडर नहीं हुआ, तभी भी आप वो एलिमेंट अपने सेट में खिलाड़ी के रखते हैं कि वो मार्क्स नहीं मिलेंगे इसलिए निकाल देते हैं? एज ए कोच आप किस तरह से सोचते हो? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सुहास सर ने जैसा कहा, जिम्नास्टिक में 6 मंथ्स पहले लेटर देना पड़ता है ओरिजिनल एलिमेंट का या वीडियो भेजना पड़ता है। तो मुझे वो सही लगा। 6 मंथ्स पहले जो भी हम हमारे इसमें भी ये सिस्टम चालू होना चाहिए। 6 मंथ्स प्रायर उन्होंने हमारे से वीडियो लेना चाहिए। जिम्नास्टिक में और एक चीज होती है सर, पोडियम ट्रेनिंग। कॉम्पिटिशन जो हायर कॉम्पिटिशन होते हैं ओलंपिक्स वगैरह, उन कॉम्पिटिशन्स में 1 दिन पहले पोडियम ट्रेनिंग करके एक चीज होती है। उस पोडियम ट्रेनिंग में जो परफॉर्मर्स होते हैं वो परफॉर्मर्स को एपरेटस यूज करने मिलता है, और उनके जो ओरिजिनल एलिमेंट्स होते हैं वो टेक्निकल कमिटी सब उनके सामने बैठते हैं और वो एज पर वीडियो वैसा वो एलिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये देखते हैं, और उसके बाद उनका फाइनल सर कंफर्मेशन रहता है कि हम लोग ये ओरिजिनलिटी पकड़ेंगे। ये किधर तो सर हमारे मलखाम फील्ड में होना चाहिए। 6 मंथ पहले अपने से वीडियो लेना चाहिए, और आफ्टर 6 मंथ 1 डे बिफोर जितने भी ओरिजिनल मतलब जिन्होंने एलिमेंट्स दिए हैं उन लोग को बुला के एक पोडियम ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए। सबके एलिमेंट्स देख के कंबाइन एक साथ सब टेक्निकल कमिटी ने वहां पे बता देना चाहिए क्या इसे हम लोग ओरिजिनलिटी पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे। तो उसके हिसाब से सभी कोचेस प्लानिंग कर सकते हैं कि ये एलिमेंट हम लोग हमारे सेट में रखेंगे या नहीं रखेंगे। हाँ, अभी मेरे सवाल का भी आंसर दीजिए। अगर वो खिलाड़ी का ओरिजिनल एलिमेंट कंसीडर नहीं होता है तो वो अपना परफॉर्मेंस में वो एलिमेंट करती है कि नहीं करती है? मेरे हिसाब से मैं तो परफॉर्मेंस में डालूंगा, भले अगर वो ओ भी नहीं पकड़ते रह गए फिर भी वो परफॉर्मेंस में डालूंगा मैं। चलो अच्छा है, यही बताना चाहता हूँ मैं कि सिर्फ मार्क्स के लिए मत एलिमेंट्स बिठाओ, विकास के लिए मलखाम आगे कैसे जाए इसके लिए होना चाहिए। और ये प्रश्न पूछने का मेरा रीजन भी यही है। आपने 2 टॉपिक अच्छे उठाया ऋतुराज जी, मैं उस टॉपिक को वापस रिपीट करूंगा। मैं आदित्य के पास जाता हूँ। आदित्य, आपको वही सवाल पूछ रहा हूँ जो मैंने ऋतुराज सर को पूछा कि अगर आपका डबल बैक समरसॉल्ट वो कंसीडर नहीं होता तो आप वो एलिमेंट को परफॉर्म करते कि छोड़ देते थे? नहीं सर, मैं ऑब्वियसली परफॉर्म करता सर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफी मेहनत की है, काफी प्रैक्टिस की है। तो मैं चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि मुझे मार्क्स दिए जाएं इसके, बट मैं इसलिए परफॉर्म करना चाहता था कि मलखम के लिए कुछ नया आए, कोई डिफिकल्टी लेवल बढ़े मलखम का। और मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ इंडिया तक ही मलखम सीमित रहे। वर्ल्ड में जितना हम लोग डिफिकल्टी लाएंगे मलखम में, वर्ल्ड के हर लोग उसे देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मलखम को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डिफिकल्टी दे, जिससे कि इंडिया नहीं एज वेल एज पूरा ऑल ओवर इंडिया अट्रैक्ट हो मलखम की तरफ। सही बात है। और यही मैं आदित्य आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप उस एलिमेंट में कॉन्फिडेंट हो, आपने उसमें मेहनत की है
और आपको पता है कि आप कर पाते हो, फिर ओरिजिनल एलिमेंट के मार्क्स मिले नहीं मिले इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, आपका परफॉर्मेंस पूरा करो जो आपने बिठाया है। मैं देखता हूँ कभी कभी मेरे देखने में आया, इसीलिए मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि वहां पे देखते अच्छा लिस्ट में नहीं है, चलो ये एलिमेंट निकाल दो, हमारा और जो है वही सेट करो, क्योंकि अगर ये करते वक्त क्योंकि ओरिजिनल एलिमेंट है मतलब रिस्क है या उसमें कुछ अलग करने की जरूरत है, कभी कभी कुछ एलिमेंट टाइम कंज्यूम होता है, उसमें वक्त जाता है बैलेंस लेने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो कोच नहीं चाहता या खिलाड़ी नहीं चाहता कि इसके वजह से मेरे कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हो, ओरिजिनल एलिमेंट के वजह से भी मार्क्स नहीं मिल रहे और शायद मैं कुछ करते वक्त मेरे से कुछ गलती हो गई, भूल चूक हो गई, तो शायद उसके मार्क्स कटेंगे तो उसका मेरा नुकसान होगा। तो उसके बारे में मत सोचो, अगर आपका परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस करो और उसके बारे में ज्यादा सोचो कि इसमें मेरा खेल कैसे बढ़े। और एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर खिलाड़ी नया है, कुछ साल ही हुए हैं, तो उसके ओरिजिनल एलिमेंट के बारे में ज्यादा मत भागो। अभी मैं देखता हूँ कि मार्क्स कैसे मिले इसलिए ओरिजिनल एलिमेंट बिठाओ, इसका बिठाओ, तो मैं चाहता हूँ कि जो खिलाड़ी आता है उसको पहले मलखाम पूरा सीखने दो। जो एक्चुअली ओरिजिनल मलखाम है वो अगर सीखेगा तो ओरिजिनल एलिमेंट भी उससे ऑटोमेटिकली आएंगे। ओरिजिनल एलिमेंट मुझे नहीं लगता कि बिठाने की जरूरत है, हो जाते हैं, आते हैं और बैठते हैं। कभी कभी सुहास सर को भी पता होगा कि जिम्नास्टिक की हिस्ट्री में पैरेलल बार है या वहां पे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, समोसल करके दोनों हाथ पे कैच करना, एक खिलाड़ी करते करते उसका एक हाथ छूटा ही नहीं और उसका 360 टर्न होके उसने वापस कैच किया। तो कभी कभी कुछ एलिमेंट करते करते हमारी ही भूल चूक से नए एलिमेंट इन्वेंट हो जाते हैं, उससे हाँ इससे ये करेंगे तो कुछ नया कुछ करने हो सकता है क्या, फिर पता चलता है कोच को शायद इसमें ये क्षमता कम है या इसमें ये बॉडी कंपोनेंट कम है, स्ट्रेंथ कम है, तो फिर कोच उस पर काम करके उस स्ट्रेंथ बढ़ा के वो एलिमेंट अचीव हो सकता है। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए एलिमेंट मत करो, क्योंकि हमारा जो खेल है, जो बालम बटाटा देवधर ने जब भी ढूंढा तभी वो ओरिजिनल एलिमेंट था, उससे पहले मलखाम किधर था, किसी ने सीखा था। तो फिर दामोदर गुरु मोगे है, उन्होंने वेत मलखाम का इन्वेंट किया, तो ये इन्वेंशन है। फिर बाद में फिर उस मलखाम को डांस मलखाम करो, म्यूजिक मलखाम करो, मलखाम एक ही है। मलखाम एक फर्स्ट स्टार्ट होने के बाद उसके बाद में अंग ब्रांचेस हो गए, फिर ये मलखाम, फिर वो मलखाम, फिर पाट का मलखाम, फिर हैंगिंग मलखाम। ओरिजिनल मलखाम किसने ढूंढा? तो बालम बटाटा देवधर ने ढूंढा है, सबको पता है, वो तो हिस्ट्री में है। तो ओरिजिनलिटी मतलब आपका खुद का एलिमेंट, कोई एलिमेंट को आप हाथ बाजू में करो या एक हाथ से करो तो वो ओरिजिनल एलिमेंट में नहीं जाता, उसका बेस नहीं छूटता है। जैसे आयुर्वेद में एक बेस है, आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें कि उसका बेस है। अमेरिका में गया हल्दी, तो वहां पे बोला रहे हल्दी में बहुत सारे गुण है, ये है, उसमें दवाई है, लेकिन 25 साल से या 100 साल से हम लोग हल्दी इंडिया में यूज कर रहे हैं, हमारे लिए वो नहीं है, हमारे लिए वो ओरिजिनल हल्दी अपनी ही है। तो यही मलखाम खेल के आगे लेके जाने के लिए मैं आपके माध्यम से सबको यही गुजारिश करूंगा कि मार्क्स के लिए मत भागो, एलिमेंट के लिए भागो। एलिमेंट अच्छा लेवल का लेके आओ और उसको प्रेजेंट करो, और मलखाम में मैक्सिमम हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा नए नए एलिमेंट लेके आए इसके बारे में सोचेंगे। अभी एक थोड़ा सा और हट के थोड़ा सा पूछता हूँ, सुहास सर को पूछता हूँ, फिर सेम क्वेश्चन दोनों को भी जाएगा। व्यायाम न्यान कोश खंड 3 है, शायद आदित्य ने सुना है कि नहीं पता नहीं, आदित्य के पास बात करूंगा बाद में। उसमें एक सुदर्शन चक्र करके है, सुदर्शन चक्री करके एक एलिमेंट है, जिसका मैंने पिछले बार भी जिक्र किया था। जो सुदर्शन चक्री, उसका जो पिक्चर मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मेरे इस वीडियो के साथ, उसमें जो दिए हुए पिक्चर्स है, उस खंड में दिए हुए पिक्चर्स है, मैंने तो सिर्फ वही देखा है, खंड में ही वो पिक्चर देखा है। मैं सबको अपील करता हूँ मेरे तरफ से, मलखाम कट्टा की तरफ से, इस सुदर्शन चक्री को करने की कोशिश करो। और अगर ये सुदर्शन चक्री होती है तो उसको ओरिजिनल एलिमेंट के मानस दो, क्योंकि कभी किसी ने किया ही नहीं। 100 साल पहले किसी ने किया होगा। और मैं मेरे तरफ से अभी से ऐलान करता हूँ, अगर कोई करता है और वीडियो भेजता है तो मलखाम कट्टा की तरफ से मैं अभी उनको मेरे तरफ से प्राइस देता हूँ। ओरिजिनल एलिमेंट के मार्क्स मिले तो बात अलग है। तो उस सुदर्शन चक्री को अगर परफॉर्म करते हैं, सुहास सर आपने भी सुना होगा उसके बारे में, तो वो ओरिजिनल एलिमेंट करके आना चाहिए क्या, उसको पकड़ना चाहिए क्या, आप बताइए। यस, पकड़ सकते हैं हम, क्योंकि मलखाम खंड के बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं कि वो किसी ने अभी किए ही नहीं है। मतलब जब से कॉम्पिटिशन्स हुई है, चालू हुई है, तभी से वहाँ उसमें के बहुत से ऐसे डिफिकल्ट एलिमेंट है वो बहुत लोगों ने की ही नहीं है। जैसे कोका पकड़ से आढ़ी है, क्या टेढ़ी है, कोका पकड़ से आढ़ी
थोड़ी इजी हो सकती है, लेकिन टेढ़ी बहुत डिफिकल्ट है। सो किसी ने कभी किया ही नहीं। सो इसके लिए जो ऐसे डिफिकल्ट एलिमेंट है, तो वो अगर करे तो उसको ओरिजिनलिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो किसने कभी किया ही नहीं है। नया है, मतलब पुराना होगा तो भी उसने कभी कॉम्पिटिटिव लेवल पे किसी ने कभी किया नहीं है वो एलिमेंट, और डिफिकल्ट भी है ये एलिमेंट्स बहुत से। सही तो बात उसको अगर देना चाहिए ये ऐसे। डिफिकल्ट तो है ही, मुझे लगता इसीलिए तो 100 साल से किसी ने किया नहीं है, किसी ने देखा नहीं। ऋतुराज, आपने इस सुदर्शन चक्र के बारे में सुना है? व्यायाम ज्ञान खंड 3 के बारे में सुना है? सर ये एलिमेंट के बारे में मैंने कभी सुना नहीं है। चलो, अभी ये मलखाम कट्टा आपके सामने ये चैलेंज लेके आ रहा है कोच को, स्टूडेंट्स को, सबको, कि ये सुदर्शन चक्री का अभ्यास करो। मैं ये सुदर्शन चक्री का चित्र दिखा रहा हूँ, और इसको देखो, शेयर करो, और उसको करने की कोशिश करो। आदित्य, मैं आपके पास आता हूँ। आपने कभी व्यायाम ज्ञान खंड 3 के बारे में सुना है? क्योंकि वे मराठी में है, तो उसके बारे में शायद आपने कम सुना होगा। नहीं सुना है मैंने। तो मैं आपको, आप तो चित्र देख के तो सीख सकते हो ना। पिक्चर, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है हम लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन हम लोग उसके सिर्फ चित्र देख के हम लोग कर, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट उसमें हैं जो किसी ने नहीं किए। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी व्यायाम ज्ञान खंड 3 अलग अलग लैंग्वेज में आए। हमारे वरिष्ठ लोग उस पर काम कर रहे हैं। इंग्लिश में आए, हिंदी में आए। इंग्लिश में करेंगे तो फॉरेन में जाएगा, हिंदी में आएगा तो हमारे पूरे भारत की जनता जानेगी। जो 100 साल पुराना खंड है, जो पूरे देश में नहीं अभी मलखाम फील्ड में पता, तो उसके बारे में हमारे पास उसकी पीडीएफ है। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करता हूँ, उसको देखो और उसमें दिए हुए चित्र को फॉलो करो। और जिस तरह से सुहास सर ने बताया कि बहुत सारे ऐसे अड़ी टेढ़ी है जो बेसिक में कंसीडर करते हैं, लेकिन उसको अभी कोई इंप्लीमेंट नहीं करता क्योंकि उसको कंपटीशन वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ही अच्छे है। क्योंकि मलखाम ढूंढा ही कुश्ती के लिए, रेसलिंग के लिए था, तो थोड़े से ऐसे अड़ी टेढ़ी थी जो कुश्ती के लिए ज्यादा हेल्प होती थी। लेकिन अभी रूल्स चेंज हो गए, तो लोग हमारे सब रूल्स के पीछे भाग रहे हैं, मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, और थोड़ा सा हम लोग ओरिजिनलिटी के इस माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो पुराना मलखाम है, ओरिजिनल मलखाम है, उसको भी थोड़ा सा प्यार से करने की कोशिश करो। मैं सही बोल रहा हूँ? सब लोग मेरे से एग्री है? चलो, अच्छा है। अभी हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली हट के बात करेंगे रूल्स के बारे में, जो अभी ऋतुराज ने भी टॉपिक उठाया था, सुहास सर आपने भी उठाया था, कि ऐसे अगर हम लोग करेंगे कि एक ऐसे ड्यू डेट है हर साल में कि इस तारीख से पहले सभी का ओरिजिनल एलिमेंट लिख के विद द वीडियो फेडरेशन के पास जाना चाहिए। उसके बाद जितने भी लोग अगर एलिमेंट भेजेंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा, और उसी एलिमेंट को पूरे साल में ओरिजिनल एलिमेंट करके कंसिडर करना चाहिए। सुहास सर, आपकी राय इसमें क्या है? नहीं, ये सही है, क्योंकि ऐन मौके पे देने का रीज़न बहुत लोगों का, कोचेस का ये रहता है कि अन मौके पे देंगे तो उसको सब जन उसी समय देखेंगे। अगर पहले सबको पता चला तो सब जन उसका कोशिश करेंगे, और 4-5 लोग शायद कर लेंगे, तो उसको ओरिजिनलिटी कह नहीं सकते फिर, क्योंकि 4-5 लोग करेंगे तो उसको ओरिजिनलिटी कहा नहीं जाता फिर। सो इसीलिए लोग कोचेस अवॉइड करते हैं। वापिस मैं आता हूँ कि अगर मैंने समझो कि 31 मार्च फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देने के लिए डेट ले रहा हूँ, उसमें कुछ पॉइंट नहीं है, तो अगर मैंने 31 मार्च ड्यू डेट रखा और मैंने 30 तारीख को गणेश देवरुखकर ने पार्लेश्वर व्यायामशाला या महाराष्ट्र से मैंने ओरिजिनल एलिमेंट करके ऋतुराज का एलिमेंट या आदित्य का एलिमेंट मैंने लिख के दिया, वीडियो मैंने भेजा, तो इमीडिएटली दूसरे दिन कोई एलिमेंट बिठा नहीं सकता है, क्योंकि 30 तारीख के बाद जो भी एलिमेंट लिख के देगा वो भी कंसीडर नहीं होगा, तो उसके बाद करने वाला तो कंसीडर होगा ही नहीं, तो उसमें खिलाड़ी का कुछ नुकसान है ही नहीं, क्योंकि जो भी जाएगा फेडरेशन टेक्निकल टीम कमेटी के पास जाएगा। सही बोल रहा हूँ सर? सही है, सही है। तो इसीलिए तभी उसके नाम पे ही वो एलिमेंट पकड़ा जाना चाहिए जब भी वो देगा। तो इसने ये दिया है सबसे पहले, और फिर उसको अगर टेक्निकल कमेटी ने ओ का वैल्यू दिया तो फिर वो दूसरा फिर किसी का भी उसके बाद आ गया तो उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। उसके बाद आएगा ही नहीं ना सर, क्योंकि हम लोग आने के बाद भी कंसीडर तो नहीं करने वाले, ड्यू डेट है। अगर मैं 1 मार्च को ही दे देता हूँ और 1 मार्च के बाद 30 मार्च तक अगर किसी को पता चला कि गणेश देवरुखकर ने ऐसा ऐसा लिख के दिया है और कोई उसको करने की कोशिश करता है, वो भी लिख के देता है सेम एलिमेंट, तो दोनों को कंसीडर करो, क्योंकि दोनों ने ड्यू डेट से पहले लिख के दिया है, तो उसमें मलखाम का तो नुकसान नहीं है ना सर, मलखाम को तो नए एलिमेंट्स मिल रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ सर? हाँ, सही है।
चलो अच्छा है। तो ये विचार मैं आपके माध्यम से मैं रखना चाहूंगा। ऋतुराज, मैं आपके पास आता हूँ। आपको ये इसमें आपकी आपकी कुछ अलग राय है? अगर ऐसे करेंगे कि अगर हम लोग एक ड्यू डेट सबको दे, महाराष्ट्र ऑल ओवर इंडिया में एक ही रूल कि ये ड्यू डेट के अंदर सबने लिख के दीजिए, और अगर वीडियो देना है तो वीडियो भले ही हेल्प दो, कोच नीचे खड़ा रहे और हेल्प दे, क्योंकि वो एलिमेंट वो बिठा रहा है या उसमें रिस्क फैक्टर कमी नहीं हुई है, तो शायद हमारे पास वक्त है एक महीने के बाद कंपटीशन से पहले हम लोग उसको अच्छे से और प्रैक्टिस करके अच्छा करें, और कंपटीशन का वक्त वो भले अकेले करें, लेकिन वीडियो में शायद हेल्प देके भी अगर वो वीडियो कंसीडर होता है। तो आपकी इसमें क्या राय है? आई एम एग्री विथ यू। मुझे लगता है ये परफेक्ट है। एक ड्यू डेट सबको मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल 31 मार्च अगर ड्यू डेट होगा और उसके पहले अगर मैं लिख के दे रहा हूँ, और मतलब 31 के पहले अगर मैं लिख के दे रहा हूँ, तो मेरा ओरिजिनलिटी में मेरा काउंट होना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई देता रहेगा तो उसका काउंट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इंफॉर्मेशन ऑल ओवर स्टेट में पहले ही जाना चाहिए सब संस्थाओं को, क्या 31 मार्च ड्यू डेट है, इसके पहले ही आपको देना है, और उसके बाद किसी का काउंट नहीं होने वाला है। तो ही सर ये सिस्टम में आएगा, 31 के पहले सब लोग देंगे और सबके ओरिजिनलिटी काउंट होंगे। सही बात है। और डेट कुछ भी रहे, डेट जो भी टेक्निकल टीम है उन लोग डिसाइड करे कि कंपटीशन सीजन कभी चालू हो रहा है, तो समझो अगस्त में चालू हो रहा है, तो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले का एक डेट ले लो कुछ भी, और उस वक्त में उस वक्त पहले दे दो। अभी इसमें भी बहुत सारे कोचेस है कि नहीं तभी हमारा बिठा नहीं था, तो अभी बैठा हमारा एलिमेंट अभी हमारा, तो तुम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए दो ना, नेक्स्ट ईयर के लिए कंसीडर करो, अभी मत दो। तो एक बार रूल आ गया ना, तो मुझे लगता है ऋतुराज वो ट्रेन अपनी अच्छे से चलेगी, और उसको एक डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, उसका नोट डाउन होगा, और उसको बच्चे का और बेसिकली मलखाम खेल का विकास अच्छे से होगा। आदित्य, मैं आपके पास आता हूँ। अगर आप खिलाड़ी हो तो आपके लिए ये अगर डिसीजन आता है कि फॉर एग्जांपल XYZ डेट से पहले अगर आपको एलिमेंट लिख के देना पड़ेगा, तो आपको ये मंजूर है? आपको क्या लगता है ये सही है खिलाड़ी के लिए भी? सर लिख के देना तो ठीक रहेगा, बट मैं अगर चाहता हूँ, जैसे आपने बोला 1 महीना 2 महीना, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं उस चीज को, वो मेरा अभी परफॉर्म, मतलब मैं वो सेल्फ नहीं है पूरी तरह से, तो मैं उसका वीडियो कैसे भेजूंगा? मैं लिख कर तो दे सकता हूँ, बट मुझे उसके लिए प्रैक्टिस और चाहिए है। मैंने तो इसीलिए मेरे बातों में बताया अभी, वो वीडियो आप जब भी भेजोगे तो कोच की हेल्प की मदद से भेजो ना, क्योंकि आपका रिस्क भी हमें संभालना है। तो भले ही वो वीडियो आप, तभी आपके जो कोच है रवि प्रकाश, तो रवि प्रकाश आपको नीचे पकड़ने के लिए खड़े हैं और आपका वीडियो हो गया और आपने भेजा, तो जब भी आप कंपटीशन में करोगे तभी सेल्फ करोगे। एम आई राइट? और आपने अगर ओरिजिनल एलिमेंट लिख के दिया है और आपका कंसीडर हुआ है, और अभी बाद में आपको पता चला कि ये एलिमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ कमियों की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो डिडक्शन तो नहीं है हमारे मार्क्स में कि अगर आपने लिख के दिया है और आपने नहीं किया, नहीं है ना सुहास सर? कुछ डिडक्शन है कि मैं लिख के देता हूँ ओरिजिनल और मैं नहीं करता हूँ? नहीं, बिल्कुल डिडक्शन नहीं है। तो उसमें खिलाड़ी का नुकसान है ही नहीं। आदित्य, अभी आप बताइए, आपका भी इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका एक कोच खड़ा करो, 2 कोच खड़ा करो, और टेक्निकल टीम भी इतनी समझदार टीम है कि उनको पता है कि अभी ये कर रहा है हेल्प के साथ। कंपटीशन में अगर वो विदाउट हेल्प करेंगे तो कंसीडर करेंगे, विदाउट हेल्प नहीं करेंगे तो कंसीडर नहीं करेंगे। वैसे भी विथ हेल्प करने वाले एलिमेंट कंसीडर होते ही नहीं कंपटीशन में। यस। तो आपको ये डिसीजन एग्री है इसमें? हाँ सर, एग्री हूँ सर। चलो, तो अभी टेक्निकल टीम या हमारे जो सीनियर है वो डिसाइड करे कि 1 महीना का देना है ड्यू डेट की 15 दिन का देना है, तो वो, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो यहाँ पे आना चाहिए कि कंपटीशन से पहले दिन गए और लिख के दिया तो वो शायद इतना ऑथेंटिक नहीं रहेगा। दूसरा बात, इसी को मैं पकड़ के क्वेश्चन पूछता हूँ। समझो कि गणेश ने उसके खिलाड़ी का लिख के दिया एलिमेंट XYZ उस ड्यू डेट से पहले और वो कंसीडर हुआ। सुहास सर, मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये, और मैंने वो परफॉर्मेंस, मेरे खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया और सब लोगों ने देखा, और उसके बाद वापस जो नेक्स्ट कंपटीशन आएगी फिर वो उनके एरिया में होगी, उनके लोकल कंपटीशन में होगी, वहां पे उस स्टेट का या दूसरा कोई खिलाड़ी वही एलिमेंट अगर परफॉर्मेंस करता है तो उस नए दूसरे खिलाड़ी को भी ओरिजिनल एलिमेंट के मार्क्स मिलते हैं। वो मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अभी तक तो ऐसे किया गया है कि एक बार वो एलिमेंट किया, ओरिजिनलिटी मतलब क्या कि नया एलिमेंट फर्स्ट टाइम किया उसने, एक बार किया तो बाद में वो पुराना हो गया, तो पहली बार जब भी करते हैं तभी उसको ओ के मार्क दिए जाते हैं।
मतलब अभी तक तो ऐसे ही प्रैक्टिस हुई है, बाद में वापस दोबारा किया तो उसको ओ का पॉइंट्स दिया नहीं जाता। तो ऐसा अभी तक तो हुआ है। नहीं सर, अभी ऐसे नहीं हो रहा है। अभी के रूल्स के हिसाब से ऋतुराज मैं आपके पास आता हूँ। अभी के रूल के हिसाब से अगर कोई एलिमेंट अक्षय करता है, अक्षय तरल का मैंने कुछ ओरिजिनल एलिमेंट लिख के दिया, वो कंसीडर हुआ, और आप ही का खिलाड़ी अगर वो एलिमेंट दूसरे कंपटीशन में परफॉर्मेंस करता है, उसको ओ के मार्क्स मिलते हैं ना ऋतुराज? मिलते हैं सर, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं मिलने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बाद में बात करेंगे, क्योंकि लेकिन अभी रियलिटी में मिलते हैं। चलो, मिलते हैं। तो अभी आपका उसके ऊपर क्या राय है कि क्या होना चाहिए? ये सर, अभी समझो मेरा कोई लड़का अभी फ्रंट लीवर 360 कैच करता रहेगा, उसने वो एलिमेंट करने के लिए सालों साल मेहनत किया है, और उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद उसका वो एलिमेंट ओरिजिनलिटी में अगर आया रहेगा, किसके भी विचार में वो एलिमेंट बिठाने का ख्याल भी आया नहीं रहेगा। लेकिन मेरे लड़के ने वो इतने साल मेहनत करके वो एलिमेंट बिठाया है, और उसको अगर वो मिला तो मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट ईयर वो एलिमेंट उसी लड़के का पेटेंट होना चाहिए, उसको ही उसके ओ लेवल के मार्क्स मिलने चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी वो एलिमेंट लोकल कंपटीशन में करता रहेगा तो फॉर 1 ईयर वो बंदे को उसके मार्क्स एज पर सी कैटेगरी देने चाहिए, क्योंकि वो लड़के की उतनी मेहनत है, और वो जो नया बंदा कर रहा है उसे डायरेक्टली सिर्फ उसको ऐसे ही वो एलिमेंट दिख रहा है। हाँ, मतलब उसने खुद से मेहनत नहीं की है, उसने खुद से वो एलिमेंट इन्वेंट नहीं किया है। इन्वेंट करेगा कोई और उसके बाद करेगा कोई और मार्क्स लेके जाएगा कोई और। ये मेरे थिंकिंग से मुझे वैलिड नहीं लगता। अगर मेरा भी लड़का अगर करता रहेगा तो मे बी क्लियर मेरा फंडा रहेगा कि उसको सी टाइप के मार्क्स मिले। चलो, मैं भी आपके बात से सहमत हूँ ऋतुराज, क्यों अगर मेरा कोई खिलाड़ी ओरिजिनल एलिमेंट करता है तो उस पर्टिकुलर खिलाड़ी को एटलीस्ट 1 साल के लिए उस ओरिजिनलिटी के मार्क्स देने चाहिए। लेकिन अगर उसको उसी एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट लड़का करता है तो उसको करने दो, अच्छा है। नए नए एलिमेंट देखो, करने की कोशिश करो, लेकिन उसके जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के जो मार्क्स मिलते हैं या एलिमेंट कंसीडर करना चाहिए, सी लेवल का है तो सी लेवल का, और उसके मार्क्स उसको मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनल एलिमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी निकल ही गई है, क्योंकि वो अपना एलिमेंट है ही नहीं, जो उसने ढूंढा ही नहीं है, तो उसके मार्क्स उसको देंगे क्यों? लेकिन उसके लिए जो उसको मेहनत करनी है तो उसके मार्क्स उसको एज एलिमेंट कंसिडर करके उसको देने चाहिए। एम आई राइट ऋतुराज? यस सर। चलो, अच्छा है। तो आदित्य, मैं आपके पास आता हूँ। अभी आप खेल रहे हो और बहुत साल खेलोगे। अभी आप कुछ एलिमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ अलग एलिमेंट माउंट में कर लिया, जैसे कि आपने डबल समोसोल्ट किया, वैसे डबल समोसोल्ट कैच किया कुछ मलखाम पे ऊपर, और आपको उसके ओ लेवल के मार्क्स मिल गए, तो ये आपका एलिमेंट है। तो आपको उसके लिए टेक्निकल टीम की तरफ से एक लेटर या सर्टिफिकेट, ऐसे में रैंडमली बोल रहा हूँ, कुछ तो देना चाहिए कि ये आदित्य उत्तर प्रदेश उसका ये एलिमेंट है, उसको 2021-22 के लिए ओ एलिमेंट करके देना चाहिए, और ये एलिमेंट ए बी सी या सी पार्ट सी लेवल का है, उसके सी के भी मार्क्स मिलने चाहिए। तो ऐसा अगर मिलेगा तो आपको कैसे लगेगा? सर, मुझे काफी अच्छा लगेगा, और ये होना चाहिए। ये जो आपने बोला है ये होना चाहिए कि किसी ने अगर 1 साल उस एलिमेंट पर मेहनत करी है तो मेरे ख्याल से वो एलिमेंट उसके नाम पर 1 साल तक पेटेंट रहना चाहिए। और मैं एक बात ऋतुराज सर के लिए बोलना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने ये बोला है कि 1 साल जो वो कर रहा है वो उसके लिए पेटेंट होना चाहिए, उसे मार्क्स मिलना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से एक बात ये बोलना चाहूंगा, जैसे हम लोग हैं अबव 18 ग्रुप के लड़के हैं हम लोग, तो हम लोग जो ओरिजिनलिटी एलिमेंट करते हैं, ओरिजिनल एलिमेंट करते हैं, उसका जो हम लोगों को 0.20 मिलता है वो हम लोगों के एज ग्रुप में तो ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो हम लोगों से कम एज ग्रुप के बच्चे हैं, अंडर 14, अंडर 12, अगर ये वो एलिमेंट परफॉर्म करें हमको देख के, तो मैं ये चाहूंगा कि उन्हें भी ओरिजिनलिटी के नंबर मिलना चाहिए। चलो, अच्छा टॉपिक उठाया आदित्य। मैं अभी आपको रुकाता हूँ, अभी मुझे मजा आ रहा है बात करने में। ऋतुराज जी, आपकी इसके ऊपर राय क्या है? उसका पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर जो मैच्योर्ड खिलाड़ी है, अबव 18 का खिलाड़ी, अगर वो एलिमेंट परफॉर्म करता है और अंडर 12 का खिलाड़ी परफॉर्म करता है, तो आपके कैलकुलेशन से वो मार्क्स अंडर 12 के खिलाड़ी को देना चाहिए? यस सर, देने चाहिए। लेकिन वो एलिमेंट की सर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी उतनी होनी चाहिए। अभी इन्होंने जो एलिमेंट किया है डबल बैक, ये डबल बैक समरसॉल्ट अभी अंडर 12 के लड़के से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता रहेगा सर,
लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस अगर कोई अंडर 12 का लड़का अगर कंप्लीट करता रहेगा तो मेरे ख्याल से उसको ओ ग्रेड एलिमेंट सर देनी चाहिए कंफर्म। चलो यही प्रश्न को मैं सुहास सर के पास लेके जाता हूँ। सुहास सर, आपका अनुभव क्या बोलता है? इसके लिए मैं अलग थोड़ा एक बताऊंगा कि इसके लिए टेक्निकल कमेटी ने ये सोचना चाहिए कि हर एक का बॉडी डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, हर एक ह्यूमन बीइंग का, आदमी का, बच्चों का। सो वो एलिमेंट अगर ज़्यादा रिस्की है तो वो एलिमेंट करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ उतनी है क्या, मतलब वो एज में वो स्ट्रेंथ रह सकती है क्या, ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे मुझे लगता है महेश सर ने, अटाले सर ने डिस्माउंट जो होते हैं उसके बाद पैर में कितना प्रेशर आता है इसका उन्होंने कैलकुलेशन किया था, उन्होंने चेक किया था कि कितना प्रेशर आता है उनके लेग पे, नी पे। सो ये भी सब जब भी डिफिकल्ट एलिमेंट बच्चे करते हैं बिलो 12, सो ये भी कंसीडर करना जरूरी है कि उनको वो करना चाहिए कि नहीं वो एज में। नहीं सर, हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेरा एकदम सवाल आसान है कि अगर अबव 18 का लड़का फॉर एग्जांपल डबल बैक समोसल एक एग्जांपल करके परफॉर्मेंस कर रहा है और उसको ओ का लेवल मिल रहा है, तो वही अगर खिलाड़ी अंडर 14 का पकड़ो या अंडर उसके भी लोअर एज कैटेगरी का करता है तो एलिमेंट देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। आप तीनों का भी कंसिडरेशन ऐसा ही है, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि नहीं देना चाहिए। मेरा खुद का मानना है। आप तीनों हाँ बोल रहे हैं क्योंकि आप एज में डिफरेंसेस कर रहे हैं, उस खिलाड़ी की कैपेसिटी, इस खिलाड़ी की कैपेसिटी, लेकिन ओरिजिनलिटी के मार्क्स किसको मिलते हैं? जो ओरिजिनल एलिमेंट करता है पहली बार। जैसे सुहास सर ने भी बताया या ऋतुराज ने भी बताया, अगर वो एलिमेंट करता है अंडर 12 का खिलाड़ी तो ये उसको मार्क्स उसको ओरिजिनल के नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एलिमेंट उसने किया है, इसकी दखल जजेस लेना चाहिए। और उसके जो सी पार्ट के या डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के मार्क है, ऑब्वियसली अगर वो बंदा या लड़का करता है उस लेवल के तो उसकी लेवल हाई लेवल की होगी। और सुहास सर जिस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके एंगल की लेन, उनकी बोन डेंसिटी, उनकी जॉइंट्स, उनके मसल डेवलप है कि नहीं, तो वो ऑब्वियसली वो भी पार्ट है, देखना चाहिए। ऐसे नहीं, मैंने पहली बार भी बताया था कि ओरिजिनल एलिमेंट के पीछे मत भागो। खिलाड़ी का आयु देखो, खिलाड़ी का कितने साल वो कर रहा है वो देखो, वो डेवलप है कि नहीं देखो, उसके बाद करो। और आदित्य, मैं आपसे बात में सहमत हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अबाव का खिलाड़ी वो एलिमेंट करता है, लेकिन कभी कभी जितने स्ट्रगल अबाव के खिलाड़ी को लगते हैं ना, उससे कभी कभी कम स्ट्रगल जूनियर खिलाड़ी को लगते हैं और वो कर जाता है आसानी से। कभी कभी कोई एलिमेंट आपको भी शायद पता होगा, अरे yes, sir. मुझे नहीं आ रहा, इसको आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी कभी हमारे से पहले से स्टार्ट किया होता है, या उनको जो चाहिए था वो चीज बहुत जल्दी से मिल रही है, वो न्यूट्रिशन हो या उसको जो प्रॉपर फैसिलिटीज हो जो मुझे नहीं मिली थी। मैंने कभी क्रैश मैट पे डिस्माउंट नहीं किया, मैंने तो फ्लो नॉर्मल मैट्स पे डिस्माउंट, लेकिन अभी की जनरेशन क्रैश मैट पे कर रही है। अभी तुम्हारी जनरेशन तो पीठ पे करेगी, ऋतुराज के स्टूडेंट पीठ पे कर रहे हैं। तो जनरेशन के साथ खिलाड़ियों की कैपेसिटी बदलती है। बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चाइना जैसा आज देश है, उसके जो डाइविंग के जो खिलाड़ी ओलंपिक खेलते हैं वो 11 साल के खिलाड़ी होते हैं, जो सीनियर को कम्पीट करके उनको ठोकते हैं और वो मेडल लेके जाते हैं। तो एज कभी कभी मायने नहीं रखता है, वो खिलाड़ी कितने साल से कर रहा है और उसके ऊपर कितनी मेहनत कर रही है टेक्निकली, वो भी होता है। अगर ओरिजिनल एलिमेंट सिर्फ ओरिजिनलिटी को दिए जाते हैं तो शायद वो एलिमेंट जो पहली बार खिलाड़ी कर रहा है उसको ही दो, पूरे साल भर दो, वही खिलाड़ी करता है। अगर मेरे क्लब के खिलाड़ी एलिमेंट अगर वो जो भी ड्यू डेट है उसमें मैंने आदित्य का भी नाम लिखा, ऋतुराज का भी लिखा, अक्षय का भी लिखा और एक किसी का लिखा, 4-5 खिलाड़ी का एक ही एलिमेंट अगर मैं लिख के देता हूँ उस पर्टिकुलर ड्यू डेट से पहले, तो 5 भी खिलाड़ी को अगर कंसीडर होता है तो मार्क्स देना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ सुहास सर? मतलब अगर हम लोग रूल्स में जाएंगे, भले ही एक ही एलिमेंट हो, लेकिन मेरे ही क्लब के खिलाड़ी 5 अलग अलग एज ग्रुप के खिलाड़ी, 5 अलग अलग खिलाड़ी अगर उसी एलिमेंट को लिख के टाइम पे देते हैं, परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, तो उनके मार्क्स मिलेंगे उसको, क्योंकि सब मेरे अंडर ही सीख रहे हैं। क्योंकि ऋतुराज को पता नहीं मैं मेरे खिलाड़ी को क्या सिखा रहा हूँ, तो मेरे सभी खिलाड़ी को बेनिफिट मिले ये भी मैं सोचूंगा। बराबर बोल रहा हूँ ऋतुराज जी? यस सर, परफेक्ट। तो बेनिफिट मिलेगा खिलाड़ियों को, कोचेस भी अपने टैलेंट से सभी खिलाड़ी को एक साथ आगे लेके जा सकते हैं। तो यही मैं आपके सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल एलिमेंट नए होने चाहिए,
जिसका कुछ लेवल होना चाहिए, जिसमें कुछ मलखाम का विकास है, ऐसे एलिमेंट ओरिजिनल एलिमेंट करके आने चाहिए। और उसके साथ ही उसमें एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए कि कभी उसको लिख के दे, उसका वीडियो कैसे होना चाहिए, उसके साथ उसको कंसीडर होने का उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि इतने एलिमेंट आए वो रिजेक्ट हुए, इतने एलिमेंट आए वो कंसीडर हुए। तो रिजेक्ट होने वाले एलिमेंट शायद नेक्स्ट ईयर वापस आएंगे, तो टेक्निकल टीम वाले अगर बदलती है तो पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट तो रिजेक्ट है, तो वापस उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि उसका बेस उन्होंने देखा हुआ है। तो शायद उसमें समरसॉल्ट बढ़ेगी या ट्विस्टिंग बढ़ेगी, उसके बाद ही शायद उसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में चेंजेस हो सकते हैं। मैं सुहास सर के पास वापिस आता हूँ। ऋतुराज ने एक जिक्र किया था पोडियम ट्रेनिंग जो जिम्नास्टिक में होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में बताइए। और ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल में ही होती है कि अपने इंडिया में भी चलती है, उसके बारे में बताइए। ओके, पोडियम ट्रेनिंग जिम्नास्टिक में होती है। पोडियम ट्रेनिंग का उद्देश्य ये होता है कि जब भी हम कंपटीशन जाते हैं तो अलग एपरेटस रहते हैं, हम जो एपरेटस करते हैं अलग रहते हैं, वहाँ के एपरेटस अलग रहते हैं। तो वो एपरेटस पे उनको कैसे एपरेटर है वो पहले समझना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर उसमें करेंगे तो यूज टू नहीं होते हैं हमारे लिए। हम हमारे यहाँ जहाँ प्रैक्टिस करते हैं यूज टू रहते हैं, हम कैसे भी करते हैं, हमको मालूम होता है एपरेटर। सो बाहर जाते हैं, जैसे मलखाम स्लीप हो रहा है या ऐसे है जो भी है, सो वो मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने यहाँ डायरेक्ट वार्मिंग अप दिया जाता है कंपटीशन के समय, लेकिन अगर पोडियम ट्रेनिंग अगर दिया जाए तो एक दिन पहले जिम्नास्टिक में एक दिन पहले पोडियम ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें जो एपरेटर में उनको करना है प्रैक्टिस, तो उसके लिए एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि तुमको आधा घंटा मिलेगा, या आधा घंटा में तुमको सब एपरेटर का प्रैक्टिस करना है। सो ये एक एग्जांपल दिया कि ऐसा सब एपरेटर तुम देख लो, कि उससे पता चलता है कौन सा एपरेटर कैसा है, तुमको किस तरह से उसमें ये करना है, परफॉर्मेंस करना है, ये उससे पता चल जाता है। सो उसकी क्वालिटी क्या है। और मलखाम में तो हम देखते हैं कि हर जगह का मलखाम अलग अलग होता है। बोन का भी साइज में कम ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी उसकी जो मान रहती है वो कम ज़्यादा होती है। सो अगर एक दिन पहले, जैसे ऋतुराज ने बोला, अगर पोडियम ट्रेनिंग मिले तो ये सब वो उस पर परफॉर्म करके देख सकते हैं कि कैसा है, क्या है, हमको किस तरह से करना है, स्पीड किस तरह से लेना है, ग्रिप किस तरह से पकड़ना है, ये सब उसको पता चल जाएगा। तो वो जब भी कंपटीशन एक्चुअल होता है तभी और अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर पाएगा। सो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस जो डायरेक्ट कंपटीशन में करते हैं उससे भी और अच्छा हो सकता है उसके वजह से। थैंक यू सर। पोडियम ट्रेनिंग मतलब हमें जो कंपटीशन से पहले 4 मिनट प्रैक्टिस के लिए मिलती है, वो ट्रेनिंग हमें सिर्फ एक दिन पहले फुल फ्लैश कंपटीशन से पहले अगर मिलती है तो उसको पोडियम ट्रेनिंग का नाम दिया गया है। मैं ऋतुराज के पास वापस आता हूँ। ऋतुराज, आपने ही जिक्र किया पोडियम ट्रेनिंग का, और कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, और ओरिजिनलिटी के इस मुद्दे को बहुत ही यूजफुल ये कंसेप्ट है कि अगर कोई और कंपल्सरी नहीं करनी है पोडियम ट्रेनिंग, अगर जिसको चाहिए वो करेगी। तो अगर आपको पोडियम ट्रेनिंग मिलती है तो एज अ कोच आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और उसका आप किस तरह से इस्तेमाल करोगे? सर, बेनिफिट तो बहुत होने वाले हैं पोडियम ट्रेनिंग के। अभी जैसे सुहास सर ने कहा, हर एक कंपटीशन के यहाँ पे मल्लखांब का जो बोंद का साइज होता है, या मल्लखांब का जो खाच या बांगड़ी बोलते हैं हम जिसे, उसका जो साइज होता है वो हर एक कॉम्पिटिशन में अलग अलग होता है। और हमारे जो लड़के लोग होते हैं वो हमारे मल्लखांब को यूज टू होते हैं या हमारे एपरेटर्स को यूज टू होते हैं। तो इसे ओवरकम करने के लिए जो भी अभी कंपटीशन ऑर्गेनाइजर होगा, मेरे ख्याल से उन्होंने एक दिन पहले पोडियम ट्रेनिंग रखना चाहिए, जिसके वजह से सब प्लेयर्स लोग को वो मल्लखांब क्या है, कैसा मल्लखांब है, खाच कैसी है ये मल्लखांब की, ये उन्हें समझ सकते हैं अपने लड़के लोग। और सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है जो टेक्निकल कमिटी रहेगी हर एक कॉम्पिटिशन पे, या जिधर भी जो टेक्निकल कमिटी रहेगी, वो टेक्निकल कमिटी के सामने पोडियम ट्रेनिंग के वक्त जितने भी ओरिजिनल एलिमेंट्स है जो परफॉर्म करने वाले हैं, वो पोडियम ट्रेनिंग में करके बताए। और उनके सामने ही मतलब टेक्निकल कमिटी डायरेक्टली फेस टू फेस डिसीजन ले कि ये एलिमेंट हमें ओरिजिनल पकड़ना है या नहीं पकड़ना है।
और अगर नहीं पकड़ना है तो मुझे ऐसा लगता है अभी वो उनके हाथ में है, हमारे पैनल के हाथ में, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं ओरिजिनल एलिमेंट, तो उसका विश्लेषण भी वो लोग ने देना चाहिए, जिसके वजह से हमारे जो कोचिज है उन्हें भी दो बात समझे कि हमने इतनी मेहनत करके ये ओरिजिनलिटी क्यों नहीं पकड़ा है। तो हमें भी उनसे सीख थोड़ी मिल सकती है कि हमें और क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ओरिजिनलिटी एलिमेंट्स में। बहुत अच्छा ऋतुराज, आपने अपने मुद्दे को अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन एक आपने पॉइंट उठाया कि अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं, तो हमें उसमें क्या ऐड करना चाहिए, क्यों क्या मिसिंग है और क्या करने से ये उसको और थोड़ा सा एलिमेंट का लेवल बढ़ेगा। तो ये भी अगर टेक्निकल कमेटी हमारे अगर बता सकते कि क्यों रिजेक्ट किया, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, लेकिन अगर रूल आता है तो खेल के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छा है। और पोडियम ट्रेनिंग के बारे में आपने बात किया है, थोड़ा सा मुझे लगता था कि बजट के वजह से वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अभी मलखाम में कुछ बजट का ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा या होने वाला है। फ्यूचर में अच्छे दिन और आएंगे और फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा और कंपटीशन बहुत अच्छी होगी, तो एक दिन देना है उसमें। मुझे नहीं लगता सभी उस पोडियम ट्रेनिंग का इस्तेमाल करेंगे, कंपलसरी नहीं है, खिलाड़ी अगर चाहते हैं तो करेंगे। और उसमें भी अगर हमारे 36-48 खिलाड़ी है तो सभी ट्रेनिंग करे, ऐसे भी नहीं, शायद उसमें से 20 ही करे। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिर्फ जिसका ओरिजिनल एलिमेंट है वही ट्रेनिंग के लिए जाए। तो और दूसरी बात आपका मैं और उठाऊंगा ऋतुराज की, आपने बताया कि उसी वक्त देखो और उसको वो है कि नहीं वो भी बताए। तो मुझे लगता है वो पहले वो है कि नहीं पहले उनको बताना चाहिए पहले, क्योंकि हम लोग पहले अगर लिख के देते हैं तो, लेकिन जब भी हम लोग देते हैं तभी हम लोग विथ हेल्प करते हैं। तो जो विथ हेल्प करके वीडियो भेजते हैं वो वहां पे सेल्फ करके बताएं कि हाँ सेल्फ करके बताया और कर दिया, या फिर कॉम्पिटिशन की वक्त भी अगर बताते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर है, तो बताते बताते भी अगर पोडियम ट्रेनिंग में एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग को माइक्रो प्लानिंग से करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे खिलाड़ी को हम लोग कुछ भी इंजरी ना देके पोडियम ट्रेनिंग का हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करें। उसके ऊपर सर पे कुछ लादना नहीं है कि अभी करके बताओ, चलो शायद उस वक्त वो ट्रैवलिंग से आया होगा, थका होगा, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हर एक भारत की कंडीशन अलग है, अलग अलग देशों से अलग अलग होने से आते हैं, सबको ट्रैवलिंग फैसिलिटी इतनी नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ ऋतुराज? शायद ये और थोड़ा डिटेल में गया पोडियम ट्रेनिंग का टॉपिक। तो उसके बारे में लेकिन टॉपिक आया, ये आपके वजह से आया या आपका उसमें श्रेय जाता है? शायद पोडियम ट्रेनिंग का हम लोग नाम देंगे ऋतुराज पोडियम ट्रेनिंग। जस्ट जोकिंग। आदित्य आपके पास आता हूँ। अभी पोडियम ट्रेनिंग का बात क्यों चल रहा है? क्योंकि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। अगर उसको एक दिन पहले फुल फ्लेज जैसे टेक्निकल कमेटी सही चाहे कि 1 घंटा आधा घंटा हर एक स्टेट, 4 स्टेट्स का ये लॉट है, ये 4 स्टेट का ये लॉट है, ऐसा अगर प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे तो आपके परफॉर्मेंस में क्या असर होगा और क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? सर ये जो पोडियम ट्रेनिंग का टॉपिक आया है ये काफी अच्छा टॉपिक लगा है मुझे, क्योंकि हम लोग जो मलखम का नेशनल होता जा रहा है वो दिन पे दिन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं इसका लेवल और अच्छा हो तो प्लेयर्स बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे अगर एक दिन पहले अगर उनको पोडियम ट्रेनिंग मिले, जैसा आपने बोला एक बार कंपटीशन के पहले परफॉर्म करने का मौका मिले उन्हें, तो क्या रहता है जैसे ऋतुराज सर ने बोला है हर जगह कंपटीशन में मलखम अलग अलग प्रोवाइड होता है, एपरेटस हम लोगों को अलग अलग होते हैं, हैंग रोप अलग, रोप का तो इतना नहीं होता है बट हैंग और पोल का तो हम लोगों को प्रॉब्लम होता है हर जगह जाके नेशनल में। तो पोडियम ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो काफी अच्छा है और हम लोगों को काफी बेनिफिट्स मिलेंगे उसमें। ओरिजिनल एलिमेंट के लिए ही नहीं काफी है, बट हम लोगों को एक बार ऐसा मौका मिलना चाहिए, हम लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा उस चीज से, हमारी परफॉर्मेंस पे भी काफी इफेक्ट पता पड़ेगा कि हम लोग इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मलखम में, कि जो हम लोग के एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा मलखम में प्रॉब्लम होती है हर जगह स्टेट में जाके परफॉर्म करने में, बट इससे हम लोगों को काफी बेनिफिट तो मिलेगा। सही बात है। और मुझे लगता है कि इससे खिलाड़ी का मनोबल भी बढ़ेगा और दूसरे दिन जो प्रैक्टिस में उसकी जो गड़बड़ी होती है, ग्रिप चेक करो, वो चेक करो, तो उस 3 मिनट के कभी कभी प्रैक्टिस में कोई खिलाड़ी ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, तभी कोई एलिमेंट अटेम्प्ट नहीं होता है, गिरता है, तो उसको प्रेशर ना रहे, उसको पता है कि मुझे ये आता है, तो शायद वो गड़बड़ी ना हो और
हड़बड़ के वो कुछ गड़बड़ नहीं करे और परफॉर्मेंस में कुछ उसको इंजरी नहीं आए। तो पोडियम ट्रेनिंग वेरी नाइस कंसेप्ट है, वो होगा जल्दी से जल्दी ऐसे मुझे लगता है, और उससे खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेगा। और ओरिजिनल एलिमेंट जैसे नए नए एलिमेंट शायद वहां पे दिमाग में भी आ सकते हैं पोडियम ट्रेनिंग के वक्त, और हर अगले साल में वो खिलाड़ी लेके आ सकते हैं। तो सोच भी शायद उस वक्त हमारी अच्छी हो सकती है। अच्छा लगा इस टॉपिक पे आपने अपने विचार रखे। तो ये अगर हमारे वरिष्ठ लोग सुन रहे हैं मलखाम कट्टा, तो जल्दी से जल्दी जब कंपटीशन होगी, स्टेट कंपटीशन, हर एक जन मुझे लगता है कि अपने अपने स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करो और अपने अपने अनुभव हमें शेयर करो, मलखाम कट्टा को मेल करो, बताओ क्या क्या इसका अनुभव था। तो शायद इसका सभी मैं अगले सेशन में जब भी कंपटीशन के बाद कभी आऊंगा तो मैं शायद आपके अनुभव यहाँ पे शेयर करूंगा कि इसका क्या बेनिफिट मिला है खिलाड़ियों को। और इससे और बेस्ट बेनिफिट मुझे लगता है कि एक्सीडेंट्स के परसेंटेज कम हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, क्योंकि खिलाड़ी फुल फ्लेश उस एपरेटस पे खेला होता है। हैंगिंग और पोल मलखाम एपरेटस जो उस दिन वहां पे है वही रहेगा, लेकिन शायद रोप मलखाम बदलते रहते हैं, फटता है रोप पर्टिकुलर सेट्स के बाद जुना होता है, चेंज करते हैं। तो अगर एक ही मैन्युफैक्चर के साथ पास से अगर हम लोग रोप मलखाम खरीदते हैं तो रोप मलखाम फिर कितने बार भी बदले गए तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसे मुझे लगता है। आज को जितने भी मेरे पॉइंट्स दिमाग में थे मैं आपके सामने रखने की कोशिश इस 3 अतिथि लोगों के साथ रखने की कोशिश की है। यहाँ पे हमारा सत्र मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं सुहास सर के पास आता हूँ, उनको पता है मैं जब भी लास्ट में आता हूँ। तो अभी आज का जो सत्र हुआ इसके बारे में आप बताइए, कुछ आप तीनों के भी मन में कुछ मन में था और मैंने पूछा नहीं क्वेश्चन और रह गया, तो उसके बारे में आप प्लीज जिक्र कीजिए, और आज का सत्र कैसे लगा उसके बारे में बताइए। सुहास सर। सत्र तो बहुत ही अच्छा था, मतलब सिर्फ 1.2 पे इतना डिस्कशन हो सकता है 1 घंटे का, सो ये कोई सोच भी नहीं सकता। तो आपने बहुत अच्छी तरह से ये सब पॉइंट्स निकाले थे, और मुझे लगता है पूरी तरह से उसमें से पूरा इसका लोगों को पता चल जाएगा कि ओ पे क्या हो सकता है, वो एलिमेंट कैसे हो सकते हैं। मैं खाली एक ही सजेशन दे सकता हूँ इसमें कि वो एलिमेंट अभी जो दिया जाता है, मतलब ये आगे का फ्यूचर, ये अगर टेक्निकल कमेटी सुन रही है तो, कि जैसे इन्होंने बोला कि रिस्की एलिमेंट जितना है उसको भी ओ देना चाहिए, तो ऐसे नहीं है, ओ नया एलिमेंट तो ओ देना चाहिए, लेकिन रिस्की एलिमेंट के लिए हमारे कोड में कुछ चेंजेस होने जरूरी है, कि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे सिंपल समोसॉल्ट भी सी में पकड़ा जाता है, डबल समोसॉल्ट भी अभी सी में पकड़ा गया, तो दोनों के रिस्क वैल्यू बहुत अलग है, बहुत डिफिकल्ट है। सो एक ही रेंज में उनको पकड़ना ये सही नहीं है, तो इसमें भी कुछ चेंजेस होने बहुत जरूरी है। शायद मलखाम कट्टा के आगे के सेशंस में आप ये सब्जेक्ट अगर लेंगे तो इसमें और बहुत कुछ निकल आ जाएगा। सो इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू सर। आप अपने दिल खोल के बात करते हैं, लेकिन पिछले बार डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के वक्त में हमने ये टॉपिक छेड़ा था कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ए बी सी तक सीमित मत रखो। बहुत सारे सी पार्ट में ऐसे एलिमेंट है जिसका वैल्यू अभी बी लेवल का भी हो सकता है, या सी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जैसे हैंडस्टैंड पुश बैक है, वन हैंड हैंडस्टैंड है, वो डी में लेके आइए, जो बहुत 1 या 2 ही लोग करते हैं। जैसे डबल बैक एलिमेंट है तो उसको डी में या ई में ले लो, तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी अगर चेंजेस होती है तो ओरिजिनल एलिमेंट में भी बाइफर्केट करना इजी हो जाएगा, शायद वो डी में भी जा सकता है या ई में भी जा सकता है। तो नॉट ओनली दिस, बहुत सारे रूल्स में चेंजेस होने की जरूरत है, ऐसे हमें सबको लगता है। वो शायद आगे जाके होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए रूल्स में चेंजेस, ये भी बताने का हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज हमें ही मलखाम खेल को आगे लेके जाना है सबको मिलके। तो आप आए सर, आपको सत्र कैसे लगा सुहास सर? बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा सत्र, कि जिस तरह से डिस्कशन हुआ, सो बहुत मतलब सबके लिए क्लियर हुआ होगा कि वो एलिमेंट किससे पकड़ा जाता है और कैसे करना चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए, ये सब इसमें से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। सो और मुझे यहाँ बुलाया तो इसके लिए आपका भी धन्यवाद। सर आप तो हमारे मलखाम कट्टा के पार्ट हो, पिछले बार भी आप सेशन में आए थे, लेकिन तभी आपको अपने अनुभव बताने थे
और अभी हमें थोड़ा सा टेक्निकली रूल्स में विजन के बारे में बताने तो दोनों सत्र में बहुत ही डिफरेंस था। आपने भी फील किया होगा कि यस यस अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। तो अच्छा लगा सर, और आगे भी आपको बुलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतुराज जी, मैं आपके पास आता हूँ। आप एज ए कोच इतने साल काम कर रहे हैं, आपने जिस तरह से बात किया, मुझे नहीं लगता है आपका 5 या 6 साल का अनुभव, आपका अभ्यास अच्छा है। ये मेरा खुद के रैंक में आपको रेटिंग देता हूँ। यू आर डूइंग गुड वर्क। थैंक यू सर। कैसे लगा आपको आज का सत्र? क्या आपके मन में कुछ रह गया बताना, उसके बारे में बताइए। ये पोडियम ट्रेनिंग वगैरह ये इतने सालों से मेरे मन में ही था, ये मैं कभी किसके सामने जिक्र नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपने आज मुझे जो इन्वाइट किया उसकी वजह से ये पोडियम ट्रेनिंग क्या है, ये पूरे महाराष्ट्र ऑल ओवर इंडिया में ये समझेगा सबको पोडियम ट्रेनिंग। और मुझे सिर्फ इतना सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने जो आपके सामने पोडियम ट्रेनिंग का सिर्फ एक विषय निकाला है, अगर ऑल ओवर इंडिया में एक जन भी अगर वो इम्प्लीमेंट करता रहेगा तो मैं खुद को नसीबवान समझूंगा। क्या आपके थ्रू ये पोडियम ट्रेनिंग किसी ने तो इम्प्लीमेंट किया है। एंड सेकेंड थिंग सर, आपने जैसा बोला डिग्री ऑफ डिफिकल्टी हर एक मतलब सी से सीमित ना रह के DEF इधर तक जाए, तो वैसा मेरे मन में और एक बात थी। अभी कपाड़ी नॉर्मल फोरहेड कैच कपाड़ी अभी सब लोग करते हैं, उसका सी वैल्यू में उसका नामांकन मतलब गुना मूल्यांकन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो एलिमेंट हर एक प्लेयर अगर करता रहेगा, एक ही एलिमेंट अगर कपाड़ी अगर 100 लोग करते रहेंगे तो उसका डिग्री ऑफ डिफिकल्टी सी लेवल से लेके B लेवल में लाना पड़ेगा उसे, तो ही हमारे स्टेट में वेरिएशंस दिखेंगे। नहीं तो स्टेट में वेरिएशंस नहीं दिखेंगे कभी। जैसे फ्रंट समरसॉल्ट हुआ, उसे अभी अगर हम लोग B ग्रुप में लेके आएंगे, अगर A ग्रुप में और लेके आएंगे तो C ग्रुप के एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएंगे। लास्टली सर इतना ही बोलना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और मेरे उम्र आपसे बहुत कम है, लेकिन इधर मुझे बुलाया आपने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूँ। पूरे मलखाम कट्टा कमेटी और पार्लेश्वर व्यायामशाला का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और पराग जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज। हमारे आज सेशन आप ठीक से सुनते नहीं है। पिछले सेशन में हमने इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया था, कपालाडी के बारे में जिक्र किया था। आप सुनना प्लीज। और यही बताना चाहूंगा कि हम लोग यही एक दूसरे के विषय शेयर करते हैं, और जिस तरह से ऋतुराज ने डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के बारे में जिक्र किया कि ये होना चाहिए, तो जरूर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है, मैं अभी सुहास सर से भी अभी वो विषय बार बार मैं नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन आप आए, और उम्र यहाँ पे मायने नहीं रखती है। मैं बहुत छोटा हूँ सुहास सर से, आपसे शायद थोड़ा उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन बहुत सारे बड़े लोगों के साथ ही मैं उठता बैठता, मुझे पसंद है उनके साथ बात करना, उनसे नॉलेज लेना, मन की बातें क्वेश्चंस पूछना, उनसे कुछ नॉलेज लेना। तो महेश सर है, सुहास सर है, सुजीत सर है, श्रेयस सर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे क्या लगता है कि अगर मेरी उम्र कम है ना, तो उनका 30 साल का अनुभव और मेरा 5 साल का अनुभव, तो मेरा 35 ईयर का अनुभव हो गया। आप भी अगर ये सोच रखेंगे, ऐसे बड़े लोगों के साथ बात करोगे, तो शायद हमें उस मुकाम में जाने के लिए यही लोग हमें हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे। तो उम्र मायने नहीं रखते, आपकी सोच क्या है, आप कितने बड़े लेवल पे सोचते हैं ना, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाके आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है, मलखाम खेल को आगे लेके जाइए। आदित्य, आपके पास आता हूँ। आप बीपीएड कर रहे हो, आप बातों से पता चला आप बहुत ही मैच्योर्ड बात कर रहे हो। आप खिलाड़ी हो, लेकिन आगे जाके भी आप अच्छे खिलाड़ी और कोच बनोगे, मुझे 100% यकीन है। आपको आज का ये सत्र, आज का सेशन कैसे लगा आदित्य? कंफर्टेबल थे आज हमारे सेशन में? सर मुझे यहाँ पे आके आप लोगों से जुड़कर मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने दूसरी स्टेट के किसी प्लेयर को बुलाकर जोड़ा और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मुझे इतना सब कुछ पता चला ओरिजिनल एलिमेंट के बारे में। मुझे भी इतना कुछ नहीं पता था, जैसे मुझे आज पोडियम ट्रेनिंग के बारे में पता चला। ये मुझे काफी अच्छा टॉपिक लगा पोडियम ट्रेनिंग का। आपने मुझे इतनी नॉलेज दी, सुभाष सर ने भी नॉलेज दी है, ऋतुराज सर ने भी दिया है। मैं सबका बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे आप लोगों ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी ये सब बताने की और मलखम कट्टा पे आने की, और मुझे काफी अच्छा लगा। आप लोगों से काफी कुछ सीखने को मिला। बस मैं इसी चीज के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। अरे आदित्य जी, आपने बातों में शुरुआत ये थी कि दूसरे स्टेट से बुला के, आप सब हम एक ही है। मैं अगर चाहता तो ये सब सत्र मलखम कट्टा डे 1 से मराठी में कर सकता था, बिकॉज आई एम महाराष्ट्रन, मैं महाराष्ट्र से हूँ।
लेकिन मैंने ये नहीं सोचा, मेरे महेश अटाले सर ने ये नहीं सोचा, मेरे जो भी कलीग्स थे बोले नहीं, जो करेंगे हम लोग भारत के लिए करेंगे, हमारे भारत की जनता के लिए करेंगे, हमारा भारत एक परिवार है। तो आप कभी ये सोचो मत कि मैं इस स्टेट का हूँ, ये स्टेट का। मलखाम कट्टा एक ही है जो जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के लोग आके अपने विचार रखे, और जब भी सब आके एक भारत आके जब एक विचार रखते हैं ना, तभी खेल आगे बढ़ने वाला और आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारा देश का खेल है ये, मेरा या महाराष्ट्र का या किसका खेल नहीं है, क्योंकि ये अगर अपना है समझ के करेंगे ना तभी। लेकिन आपने बात जिस तरह से की और आप जिस तरह से अपने गुरु को सम्मान करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, और आए हुए अभी अतिथि को भी आप प्रणाम करके उनको थैंक यू बोल के जा रहे हो, इससे मैं खिलाड़ियों को बोलना चाहूंगा कि ये सीख है अच्छे खिलाड़ी की। जो आदित्य, मैं आपसे माध्यम से सबको बोलूंगा कि सीखो, आदित्य जैसे सीखो, आदित्य जैसे बनो। तो थैंक यू आदित्य, आप आए, आगे जाके अभी अगले नेशनल में आके मिलेंगे, एक दूसरे को चाय पियेंगे, अभी जान पहचान हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। सभी आए हुए अतिथिगण को मैं वापस मन से धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय 0.20 कम पॉइंट है, लेकिन विषय बहुत गंभीर है। शायद मैं यहाँ पे या हम लोग सब यहाँ पे शायद कंप्लीट कंसेप्ट कंप्लीट कर भी नहीं पाए, या कुछ कहाँ पे कमी भी हुई, तो हम लोग वापस इस सत्र को लेके करेंगे कि ये टॉपिक ही अलग है। बहुत सारे टॉपिक महेश सर ने मुझे दिए, मैं नहीं रख पाया क्योंकि अभी वक्त भी ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सत्र रोकता हूँ। सुहास सर, ऋतुराज, आदित्य, आप तीनों का मैं मन से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप तीनों ने भी टॉपिक पकड़ के उस टॉपिक को या मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए आपके जो विचार रखे दिल खोल के, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आगे भी आके आप तीनों से बातचीत होगी और आप मलखाम के लिए, मलखाम कट्टा के इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, मुझे अच्छा लगा। और इसी माध्यम से फिर ये पोडियम प्रैक्टिस और सब विचार आते हैं एक दूसरे के। ऋतुराज को ये प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन उससे ज्यादा ऋतुराज के विचार हमें मिले पूरे भारत को। और कंफर्म बताता हूँ कि कोई ये इम्प्लीमेंट करे नहीं करे, मैं करूंगा। अभी मेरे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन लेने वाला हूँ, और शाम को कंपटीशन, लेकिन सुबह से पोडियम प्रैक्टिस रहेगी। शायद एक दिन नहीं तो मॉर्निंग का एक 6 आवर सेक्शन प्रैक्टिस सेशन रखूंगा, दूसरे दिन भी रखूंगा। शायद इतना भी हम लोग अगर शुरुआत करें तो शायद इससे हमें अनुभव आएंगे और ये अनुभव से खेल आगे बढ़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र जिस तरह से मैं आपके पास सामने रखने की कोशिश की, इससे ओरिजिनलिटी एलिमेंट से हमारे 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। शुरुआत की एजुकेशन से कॉम्बिनेशन से डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, और अभी ओरिजिनलिटी, ऐसे जो 10 मार्क्स मिला के खिलाड़ी को गुणदान किए जाते हैं, और उसका क्या उद्देश्य होता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, इसके बारे में मलखाम कट्टा ने चारों टॉपिक के ऊपर सेशंस रखे। यहाँ पे हमारी ये 10 मार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। आगे भी हम लोग अलग अलग विषय लेके आएंगे। और अच्छी बात है, मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहिए था कि मलखाम में एक गुड न्यूज है। पिछले साल द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, इस साल हिमानी परब को अर्जुन अवार्ड से नामांकित किया है मलखाम में, जो पहली महिला है, पहला अर्जुन पुरस्कार विजेती है, जो हमारे खेल में बहुत ही खुशियां लाई है। अभी ज्यादा से ज्यादा लोग अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी बनेंगे। इसका जो सिर्फ सपना था, वो सपना भी अभी कंप्लीट हो गया। इसलिए मैं मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया का मन से धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर रमेश इंदुलेया सर, इनका धन्यवाद देता हूँ। और खेल और आगे लेके जाने के लिए हम लोग और प्रयास करेंगे। मलखाम कट्टा एक छोटा सा माध्यम है जो एक दूसरे के विचार एक साथ एक मंच पे लेके आके आपके पास लेके आने की कोशिश करता हूँ। इस पालेश्वर व्यायामशाला के जो प्रेसिडेंट है एडवोकेट पराग अवनी, जो विलेपाले के एमएलए है, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे गुरु महेश अटाले सर, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। पूरी जो मलखाम कट्टा की टेक्निकल टीम है, उनका मैं मन से धन्यवाद देके आज का यहाँ पे सत्र समाप्त करता हूं। जय हिंद।